हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब ज्योग्राफी और पंजाब की कंप्लीट ज्योग्राफी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और इधर उधर फालतू की बात भी नहीं करूँगी मैं। सिर्फ और सिर्फ स्टडी पंजाब ज्योग्राफी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इस वीडियो में हम पंजाब का नाम, पंजाब की बाउंड्रीज कैसे कैसे सेट हुई स्टार्टिंग फ्रॉम ऋग्वैदिक पीरियड टू अभी प्रेजेंट तक, एंड हमारा ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, चो और पंजाब का क्लाइमेट, सॉइल एंड देन पॉपुलेशन डेंसिटी, जेंडर रेशो, क्लाइमेट एंड देन हमारा लास्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सॉइल। ये सभी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ द स्टेट, यानी पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा। तो देखिए, पंजाब का नाम जो है वो फारसी भाषा से लिया हुआ शब्द है। ये फारसी कह लो या पर्शियन कह लो, पंजाब ज़्यादातर जो है वो एग्ज़ाम में सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि पंजाब शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिया हुआ है। तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है ये, पंज और आब। पंज का मतलब होता है पाँच और आब का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो 5 दरियों की भूमि है, पंज दरिया, एंड 5 नदियों की भूमि है। दरिया बोल लो, नदियाँ बोल लो। तो ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये 5 नदियाँ हैं हमारी। अगर मैं वेस्ट से स्टार्ट करूँ तो सतलुज, देन ब्यास, देन रावी, देन चिनाब, फिर झेलम। ये 5 नदियाँ हैं। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ जो हैं वो ड्रेन करती हैं पंजाब को, है ना, जिसके बेसिस पे जो है वो पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। दूसरा, इसमें से देखिए सारी की सारी 5 नदियाँ जो हैं वो अभी के पंजाब में नहीं है, जो हमारे भारत के पास है। तो हम सबको पता है कि 1947 में जो है वो पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन के दौरान जो है वो कुछ पंजाब जो है वो पाकिस्तान चला गया और कुछ जो है वो भारत रह गया। तो इसमें से सारी नदियाँ जो हैं वो अभी के पंजाब से नहीं बहती। सतलुज, ब्यास और रावी का कुछ हिस्सा जो है वो अभी के पंजाब में बहता है। रावी का ज़्यादातर हिस्सा और बाकी चिनाब और झेलम ये जो है वो पाकिस्तान वाले पंजाब में बहती हैं। तो इनको हम ईस्ट रिवर्स और वेस्ट रिवर्स कह देते हैं। ईस्ट पंजाब की रिवर्स हमारी सतलुज, ब्यास और रावी हो गई। वेस्टर्न पंजाब की रिवर्स है हमारी चिनाब, झेलम और इंडस, सिंधु भी तो है ही साथ में, जिसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हो गई। ठीक है जी, आगे चलिए बात करते हैं वैदिक पीरियड की। बट उससे पहले मैं 1 मिनट लूँगी ताकि मैं अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा सकूँ और इतनी लंबी वीडियो बन जाए, क्योंकि मैं भूल गई हूँ चार्जिंग पे लगाना। चलिए, हमारा काम हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द वैदिक नेम। सो वैदिक नेम जो है पंजाब का, देखो वेदों के समय पर यहाँ पर 7 नदियाँ मेंशन होती हैं वेदों में, और ये 7 कौन कौन सी हैं? देखो, 5 तो यही हो गई हमारी। छठी रिवर आपकी यहाँ पर इंडस हो गई, सिंधु जिसमें ये सारी जाकर मिलती हैं, और 7वीं रिवर आपकी यहाँ हो गई सरस्वती। ठीक है, 5 नदियाँ यही रहेंगी, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। एक और ऐड हो जाएगी इंडस, और एक इधर ऐड हो जाएगी सतलुज। तो ये हो गई हमारी कितनी नदियाँ? 7। इन 7 नदियों का मेंशन हमें मिलता है वैदिक पीरियड में, यानी जब ऋग्वैदिक पीरियड था, देन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों में जो है वो हमें इनका मेंशन मिलता है। तो देखो, वेदों में इनके नाम जो है कई बार होता है कि एग्जैक्ट नाम वैसे नहीं होते वेदों में। तो देखिए, सिंधु इंडस नदी को कहा जाता है, झेलम को वितास्ता कहते हैं, अस्किनी चिनाब का नाम है, पुरुषनी रावी का नाम है, विपासा ब्यास का नाम है, शतुद्री सतलुज का नाम है, और लास्ट होगी आपकी सरस्वती। तो देखिए, ये नदियाँ हैं, सिंधु, वितास्ता, अस्किनी, पुरुषनी, विपासा, शतुद्री और सरस्वती। फाइन। उसके बाद रामायण महाभारत पीरियड आया। हमें पता है कि वेदों के बाद जो है वो पुराणों का पीरियड आया था। महाभारत, रामायण ड्रामाज हैं, इनके अंदर जो पंजाब का एरिया है उसका नाम मेंशन है पंचनद। ठीक है, वैदिक पीरियड में इन 7 नदियों के ऊपर क्या नाम था पंजाब का? सप्त सिंधु। मैं ये बोलना ही भूल गई थी। ठीक है, तो सप्त सिंधु नाम था। और उसके बाद रामायण, महाभारत, पुराणों के समय पर इसे बोला गया पंचनद, यानी 5 नदियों की भूमि, या ब्रह्मवर्ता। ब्रह्मवर्ता क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने ज़्यादातर पुराण जो हैं वो इसकी यहीं पे नदियों के किनारों पे लिखे हैं, इसलिए ब्रह्मवर्ता। और पंचनद, 5 नदियों की भूमि। जब 7 नदियां थी तो सप्त सिंधु वैदिक पीरियड में, रामायण महाभारत में पंचनद। जब ग्रीक्स भारत आए तो उन्होंने इस नाम को, जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, इस धरती के नाम को रखा
पेंटापोटामिया, यानी पंजाब की धरती को उन्होंने बोला पेंटापोटामिया। अब पेंटा भी 5 होता है और यहाँ इसका भी मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 दरियों की भूमि, 5 दरिया की भूमि जो है वो पेंटोपोटामिया है और पेंटापोटामिया पंजाब का नाम है। ठीक है, तो ये ग्रीक हिस्टोरियन के हिसाब से। उसके बाद पंजाब के एरिया में बहुत ही एक पावरफुल ट्राइब रही। देखो जब वैदिक पीरियड था तो उस समय जो था हमारा जो सिस्टम था, सोसाइटी थी, वो ज़्यादातर रूरल थी, ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो पंजाब के एरिया में एक बहुत बड़ी ट्राइब थी जिसका नाम था टकी। तो बहुत समय तक इस एरिया को जो है वो टकी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमारे भारत में एक चाइनीज़ ट्रैवलर आया था जो कि बहुत ही फेमस था ह्यून सांग के नाम से। देखो 2 ही चाइनीज़ ट्रैवलर बहुत फेमस है, एक फाहियान, एक ह्यून सांग। और ह्यून सांग ने जो है वो पंजाब के एरिया को मेंशन किया है। ह्यून सांग तब भारत आया था जब हर्षवर्धन का समय था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था बिहार में, और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले सीखा बुद्धिज़्म, फिर पढ़ाया बुद्धिज़्म, और हर्षवर्धन के कोर्ट में भी इसने समय बिताया। और ये जब वापस गया था चाइना तो ये यहीं से पंजाब और फिर हिमाचल होता हुआ, तिब्बत होता हुआ फिर ये वापस चला गया था। तो इसने इस एरिया के को जो नाम दिया वो था सिकाई या सेकिया। कहीं कहीं ऐसे स्पेलिंग होती है, कहीं जगह पर ऐसे स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो ह्यून सांग ने पंजाब के एरिया को क्या नाम दिया? सिकाई या सेकिया। उसके बाद आते हैं मुगल्स और महाराजा रंजीत सिंह का पीरियड। तो देखो मुगल और महाराजा रंजीत सिंह के पीरियड के टाइम पर लाहौर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था और लाहौर काफ़ी डेवलप भी हुआ उनके समय पर। तो इस एरिया को बोला जाता था सूबा ए लाहौर या लाहौर सूबा। ठीक है, क्या बोलते थे? सूबा ए लाहौर या फिर लाहौर सूबा बोल देते थे। महाराजा रंजीत सिंह की तो कैपिटल भी लाहौर ही थी, है ना। फिर देखिए 1849 में ऐसा क्या हुआ जब से हम पंजाब बोलने लगे इस एरिया को। तो देखिए 1840, देखो ऐसे पंजाब हम बोलते थे बोलचाल में, लेकिन 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पूरा का पूरा पंजाब जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। और ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली पेपर्स पे इस एरिया का नाम जो है वो पंजाब जो है वो ऑफिशियल दर्ज कर दिया, और तब से जो है वो इस पर ऑफिशियली पंजाब ही नाम पड़ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है वो हम कैसे पंजाब ऑफिशियली पंजाब तक पहुँचे हैं। और आज जो है वो हमारे इंडिया वाले पंजाब में 5 नदियाँ बहती भी नहीं है फिर भी पंजाबी बोलते हैं, और पाकिस्तान में भी वो 5 नदियाँ नहीं है फिर भी उधर भी पंजाबी बोलते हैं, है ना। तो चलिए इस तरह से जो है वो हमारा नाम जो है वो स्टेट का रहा। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें कि कौन कौन से नाम जो है वो अभी तक रहे हैं, तो देखिए कौन कौन से नाम रहे अभी तक। नाम रहा सप्त सिंधु वेदा के टाइम पर, रामायण महाभारत के टाइम पर पंचनद, ग्रीक्स के टाइम पर पेंटापोटामिया, ट्राइब के नाम पर टक्की, ह्यून सांग ने इसको बोला सिकिया या सिकाय, और मुगल महाराजा रंजीत सिंह के समय पर इसको बोला गया सूबा लाहौर या लाहौर सूबा, और फिर अंग्रेज़ों के समय से जो है वो इसको बोला जाने लगा, क्या बोला जाने लगा? पंजाब। ठीक है, तो ये था नाम की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज़ के बारे में। तो बाउंड्रीज़ भी पंजाब की, आज जो पंजाब का बॉर्डर है हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना। तो हम बात करेंगे वेदा के समय पर कैसा था और धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजेस आते आते हैं आज का प्रेजेंट पंजाब के पास हम पहुँचे। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली देखिए बात करते हैं, कॉन्टीन्यूसली जो है वो पंजाब का बॉर्डर चेंज होता रहा है, चेंजिंग फ्रॉम ऋग्वैदिक एज टू पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, क्योंकि अभी जो है ना वो 1966 में डिसाइड हुआ था, वो चल रहा है अभी, जो अभी हमारी बाउंड्रीज हैं। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, देखो वेदास के समय पर जो है वो हमारा पंजाब फैला हुआ था इंडस नदी से सरस्वती, क्योंकि वेदा में यही मेंशन है, 7 नदियों का मेंशन है। तो सरस्वती नदी और इंडस नदी के बीच में जो है वो ये हमारा पूरा पंजाब था। ये सरस्वती हो गई, ये इंडस हो गई, बीच में सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये हो गई। तो ये सारा पंजाब था। ठीक है, ड्यूरिंग मौर्यन एंड कृष्णास, मौर्य जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य हो गया, अशोका हो गया, है ना, अशोका का फादर बिंदुसार हो गया, ये सब मौर्यंस थे। और कुशनास के टाइम पर जैसे कनिष्का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था, इन राजाओं के समय पर जो है खास चंद्रगुप्ता ने शुरुआत की थी। चंद्रगुप्ता की जो बाउंड्री थी ना वो ब्यास नदी थी। ब्यास नदी जो थी वो चंद्रगुप्ता मौर्य की बाउंड्री हुआ करती थी। एक्चुअली चंद्रगुप्ता की भी नहीं, चंद्रगुप्ता से पहले एक नंदा डायनेस्टी थी जिसका जो मगध पे रूल करती थी। मगध यानी बिहार उसकी कैपिटल थी, वहाँ पर मगध में पाटलिपुत्रा, और वहाँ से वो सारा एरिया जो है वो नंदा डायनेस्टी का था। ठीक है, ब्यास तक,
राइट, पाटलिपुत्रा कह लो या राजगीर कह लो, वो उनके दो इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे। तो मगध से वो रूल करते थे और उनकी बाउंड्री यहाँ पर थी ब्यास। लेकिन जब चंद्रगुप्ता मौर्य आया, आगे मौर्यन डायनेस्टी आई, तो मौर्य ने इसको आगे बढ़ाया टिल अफगानिस्तान। इसने अफगानिस्तान तक जो है वो बाउंड्रीज बढ़ा दी थी, यानी ब्यास से अफगानिस्तान। ब्यास तो देख लो हमारी कहाँ से जाती है, ये जलंधर कपूरथला से आगे तरन तारण तक जाती है ना। और लेकिन आगे अफगानिस्तान तक जो है वो इसने बाउंड्रीज हमारी बढ़ाई और हिंद कुश के पार ले गया। और तक्षशिला जो है, तक्षशिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करता था, तो तक्षशिला को जो है वो इसने अपनी कैपिटल बनाया। फाइन, उसके बाद बात करते हैं इंडो बैक्ट्रियन और इंडो पर्शियंस। उनके टाइम पर सियालकोट पंजाब में आता है ये एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, ये उनकी कैपिटल होती थी और बाउंड्रीज अभी भी अफगानिस्तान तक ही फैली हुई थी पंजाब की। फिर आता है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में कौन आता है, जैसे आपकी स्लेव डायनेस्टी आती है ना, फिर खिलजी आती है, फिर तुगलक आती है, फिर सैयद आती है, फिर लोधी आती है। ये 5 डायनेस्टीज जो हैं वो आपकी स्लेव डायनेस्टीज हैं, दिल्ली सल्तनत है। तो ये दिल्ली सल्तनत के समय पर जो है वो लाहौर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर उभरने लग गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया था। और पेशावर तक जो है, जो पाकिस्तान में अभी, वहाँ तक बाउंड्रीज एक्सटेंडेड थी। ठीक है, फिर आते हैं मुगल्स। मुगलों ने तो पंजाब को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा लाहौर का बन गया था और एक उनका मुल्तान बन गया था। ठीक है, मुल्तान सिंध वाला और एरिया जो है वो आगे जोड़ दिया था। ठीक है, फिर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के समय पर भी लाहौर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता था, उनकी कैपिटल हुआ करता था लाहौर। और उनकी जो बाउंड्रीज थी ना, जो उनकी वेस्टर्न बाउंड्री थी वो खैबर पास थी। खैबर पास कहाँ है, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, बाउंड्री पे जो है उनके यहाँ पर कहीं खैबर पास है। तो यहाँ तक जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की बाउंड्री थी। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा पाकिस्तान पंजाब के पास था, मतलब सारा पाकिस्तान जो है वो उन्हीं का हिस्सा था और लाहौर जो है वो उनकी कैपिटल हुआ करती थी। और इधर जो है, इधर तो होगी खैबर पास उनकी बाउंड्री, लेकिन ईस्टर्न साइड पर उनकी बाउंड्री हुआ करती थी सतलुज, क्योंकि 1809 में जो है वो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों की ट्रीटी हुई थी कि सतलुज से इस तरफ महाराजा रणजीत सिंह की बाउंड्री नहीं होगी और उधर वो नहीं जाएंगे, तो सतलुज उनकी बाउंड्री बन गई थी। ठीक है, तो इधर सतलुज उनकी बाउंड्री थी, ईस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड खैबर पास। और ये सारा जो है वो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर था बीच में, और लाहौर उनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अभी भी चेंज आज के पंजाब की ये सिचुएशन तो नहीं है। तो देखिए फिर क्या हुआ, 1849 आया जब अंग्रेज़ों के पास जो है वो पंजाब का कंट्रोल आ गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरा का पूरा, देखो पहले क्या होता था, सतलुज बाउंड्री थी, सतलुज से इधर अंग्रेज़ों का, उधर महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद जो भी रूलर्स आए, उनके जो बेटे थे वो इतने पावरफुल नहीं थे और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और पूरे पंजाब पे कंट्रोल कर लिया। 1849 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पूरा पंजाब जब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आया तो उनकी बाउंड्रीज एक्सटेंड हो गई। महाराजा रणजीत सिंह वाला पंजाब जो है वो भी उन्होंने अपने इसमें मिला लिया टोटल। ठीक है, तो फिर एक्सटेंड हो गई बाउंड्रीज। और आफ्टर 1857 का रिवोल्ट, हमें पता है भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम इसे, 1857 के विद्रोह जब हुए तो पंजाब को दिल्ली तक एक्सटेंड कर दिया, यानी दिल्ली को भी पंजाब में मिला दिया। ठीक है, तो देखिए 1857 में दिल्ली पंजाब का हिस्सा बन गई। अब क्या होता है, अब अगला चेंज होता है 1901 में। ये चेंज आता है, हमारी सिंधु नदी बह रही है पंजाब के बीचों बीच से, मान लो बीच से तो नहीं बट साइड से। अब देखिए ये आपकी सिंधु नदी बह रही है। ठीक है, सिंधु नदी से आगे भी खैबर पास तक जो है वो पंजाब ही था फैला हुआ। ये इंडस नदी है, ये इंडस नदी है। ठीक है, इंडस, ये झेलम इधर, फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इधर है। अब ये जो इंडस से आगे खैबर पास तक का एरिया था ये अंग्रेज़ों ने अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो आगे अफ़गानिस्तान का एरिया था ना, यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे, जो आज तालिबानी है ना, वो भी ट्राइबल ही लोग हैं। तो देखिए ये अटैक करते थे बार बार यहाँ पे। वैसे तो वो ट्राइब्स आपस में लड़ती थी, लेकिन जब अंग्रेज़ों से लड़ना होता था तो ये आपस में हाथ मिला लेते थे और फिर अंग्रेज़ों से इकट्ठे मिलकर लड़ते थे और बड़े पावरफुल हो जाते थे ये। तो उनसे लड़ना डिफ़िकल्ट हो गया था अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंडस से आगे खैबर पास की तरफ को ये एरिया अलग कर दिया पंजाब से और इसको बना दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उन्होंने बहुत सारी आर्मी तैनात की, काफ़ी सारी, ताकि इधर से जो है जो भी अटैक हो उसको पहले ही रोका जा सके।
तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी और ये हुआ था 1901 में, और तब हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाई थी 1901 में। अच्छा ठीक है, ये हो गया। पंजाब की बाउंड्री फिर छोटी हो गई, खैबर पास से अब कहाँ पहुँच गई, इंडस तक पहुँच गई, क्योंकि इंडस से आगे क्या बन गया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बन गया था। 1911 में फिर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, अभी मैं बता रही हूँ ना, दिल्ली जो है वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, और 1911 तक भारत की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो होती थी कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता हुआ करती थी। अब कोलकाता तो अभी बोलते हैं हम, पहले कलकत्ता बोलते थे या कैलकटा बोलते थे। कलकत्ता से जो है वो राजधानी शिफ्ट की दिल्ली 1911 में। अब दिल्ली पंजाब का हिस्सा था, लेकिन 1911 में दिल्ली को अलग कर दिया और इसको बना दिया राजधानी यानी कैपिटल। ठीक है, तो ये 1911 में लॉर्ड हैडिंग ने किया था। उस समय हमारे गवर्नर जनरल भारत के थे लॉर्ड हैडिंग। ठीक है, फिर बात आती है 1947 की, और हम सबको पता है 1947 में फिर बाउंड्रीज चेंज हुई, और ये एक बड़ा मेजर, बहुत बड़ा चेंज था, सिग्निफिकेंट चेंज था ब्रिटिश एरा का। ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में पहले से ही काफ़ी जर्म्स हमारे अंदर पैदा कर दिए थे, तो हिंदू मुस्लिम जो था वो बाहर उभर के आया उस समय, और पाकिस्तान जो है मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश बन गया, और पंजाब का विभाजन हो गया। मैक्सिमम पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, और जो बचा वो भारत में रह गया। तो 1947 में ये एक बहुत बड़ा चेंज आया था बाउंड्रीज में पंजाब की। चलिए, ख़त्म नहीं हुई बात, आगे देखते हैं। 1947 में चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ। 1947 में 5 बड़े डिविजन थे पंजाब के, देखिए, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, अम्बाला और जलंधर। ठीक है, इसमें से ऑलमोस्ट 3 जो है मोटा मोटा पाकिस्तान वाले पंजाब चले गए और 2 इधर रह गए। मैं कहती हूँ लाहौर जो है वो पूरा का पूरा नहीं, कुछ एरिया इधर भी थे, मैं नहीं कहूँगी पूरा का पूरा लाहौर ही उधर चला गया था, नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ, रावलपिंडी पूरा था, मुल्तान पूरा उधर चला गया, ये सारा सिंध वाला एरिया। ये लाहौर वाले एरिया में थोड़े थोड़े कुछ हिस्से पंजाब भारत के पास रह गए, बाकी ज़्यादातर हिस्से जो है वो पाकिस्तान चले गए। हमारे पास मोटे मोटे तौर पर जो पूरे आए डिवीज़न वो थे अम्बाला और जलंधर। तो देखिए, ये 68% जो पंजाब था वो चला गया पाकिस्तान के पास, और अप्रॉक्स 32% जो था वो रह गया हमारे पास। जब आज़ाद हो रहे थे, मतलब उससे पहले का जो पूरा टोटल पंजाब था ये, उसमें 29 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, 29, जिसमें से टोटल 13 जो है वो भारत आई थी। देखो, ये भी 13 एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी, इसमें से कुछ हिस्से और टूटे थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जिसके कुछ तहसीलें उधर चली गई, कुछ इधर चल गई, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम लगाएं ना, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो भारत के पास आ गई थी, बाकी जो है वो उधर चली गई थी। तो 68% जो है वो पाकिस्तान के पास रह गया, और 32% पंजाब उस समय का, जो जब तब पूरा पंजाब था आज़ादी के समय। ठीक है, ऐसा हुआ। अब भारत के पास बचा 32%। अब इस 32% की हिस्ट्री को हम देखते हैं, क्योंकि इसमें भी तो चेंजेस आए आज़ादी के बाद अभी तक। तो 32% पंजाब में क्या हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की, रियासतों की। भारत में छोटी बड़ी बहुत रियासतें थी, और हर रियासत का हेड राजा होता था, और राजा एकदम से डेमोक्रेसी में आ जाए और उसके पास कोई भी पावर ना रहे, वो भी आम इंसानों की तरह हो जाए, नॉर्मल सिटीजन, तो उसको तो बड़ा झटका लगेगा, और वो लग रहा था। तो कोई भी राजा जो है वो अपनी सारी पावर्स नहीं खोना चाहता था, तो इसलिए बहुत सारे जो रियासतें थी उन्होंने रिवोल्ट भी किया, कहीं कोई मिलना भी नहीं चाहते थे, और अगर जो भारत में मिल भी गए वो भी कुछ स्पेशल पावर चाहते थे। तो पंजाब के एरिया में टोटल ये 8 मेन रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को अलग करना चाहा बाकी रेस्ट ऑफ द पंजाब से। तो इन्होंने बना दिया पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और ये 8 रियासतें कौन कौन सी हैं, पटियाला तो इसमें मेन था, और यही पेप्सू की कैपिटल भी हुआ करती थी। ठीक है, उसके अलावा कपूरथला, कलसिया, नाभा, नालागढ़, मलेरकोटला, जींद और फरीदकोट, ये 8 टोटल इंक्लूडिंग पटियाला, टोटल 8 रियासतें थी जिनसे मिलकर क्या बना, पेप्सू बना। और पेप्सू कब फॉर्म हुआ, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 जुलाई 1948। 15 जुलाई 1948 को जो है वो पेप्सू की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और अब देखिए, अब रीऑर्गेनाइजेशन हुई बाद में, हालांकि पेप्सू को ख़त्म कर दिया और पूरे पंजाब के साथ ही मर्ज भी कर दिया था लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन स्टिल वी नो दैट कि पेप्सू बना था और कुछ समय रहा भी। और ये क्यों बना था, क्योंकि रियासतें थी यहाँ पे, इन सब राजाओं ने मिलकर एक यूनियन बनाई और अलग से एक पेप्सू बन गया। ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया,
विद टाइम और लेटर ऑन हमें जो है वो पेप्सू को भारत में पूरे पंजाब के साथ ही मिलाना पड़ा। तो देखिए लेटर ऑन, अच्छा अभी हम पेप्सू की ही बात कर रहे हैं, तो पेप्सू की फॉर्मेशन तो 15 जुलाई 1948 को हुई थी, लेकिन ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है वो 20 अगस्त 1948 को बनी थी। और पेप्सू का पहला जो सीएम थे वो थे ज्ञान सिंह रेडेवाला, और जो राज प्रमुख थे, यानी राज प्रमुख मतलब गवर्नर, ठीक है, लेकिन पेपर में ना राज प्रमुख ही पूछा जाता है, गवर्नर नहीं पूछा जाता। तो ये जो थे वो थे महाराजा यादविंदर सिंह। कौन थे? महाराजा यादविंदर सिंह, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें अगर हम, अब देखो भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल जो है वो पंजाब में लगा था, क्योंकि देखो एक तरफ पेप्सू जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग चल रही है बीचों बीच पंजाब के, और बाकी सारा पंजाब एक तरफ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग चल रही है। पेप्सू का अलग सीएम, रेस्ट ऑफ पंजाब का अलग सीएम, पेप्सू का अलग गवर्नर, रेस्ट ऑफ पंजाब का अलग गवर्नर, दोनों की कन्फ्लिक्ट होंगे चीज़ें। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और यहाँ पे लगा भारत का पहला प्रेसिडेंट रूल 20 जून 1951 को, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है वो लेटर पेप्सू को जो है 1956 में ये मर्ज ही हो गया पंजाब के साथ, ठीक है। लेटर ऑन ये मर्ज हो गया पंजाब के साथ, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट क्या हुआ, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। क्या होता है कि जो हमारा पंजाब है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर फिर से डिवाइड होता है 1966 में, ठीक है। तो 1966 में पंजाबी बोलने वाला जो एरिया था वो पंजाब रह गया, हिंदी या हरियाणवी बोलने वाला एरिया हरियाणा बन गया, और जो हिली रियासतें थी, यहाँ देखो इसमें पेप्सू पंजाब में मिला हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं ये लाहौल स्पीति है, ये कुल्लू है, ये कांगड़ा है, इधर पार्ट्स ऑफ सोलन एंड शिमला है, ये सब पंजाब का हिस्सा था। ये पंजाब का हिस्सा कब बना था? ये बना था महाराजा रणजीत सिंह के समय पर पंजाब का हिस्सा, और लेटर भी ये पंजाब का हिस्सा ही रहा। लेकिन इस समय क्योंकि इसका कल्चर लैंग्वेज पूरा पहाड़ी था तो इसको हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये वाला हिस्सा हिमाचल में मर्ज हो गया, ये हरियाणा में हो गया और अलग से पंजाब बन गया। और हाँ, यही नहीं, एक और भी चौथा चंडीगढ़ भी बना था, क्योंकि वो यूटी बना था यहाँ पे, ना तो वो कम्प्लीटली पंजाब के पास आया ना हरियाणा के पास आया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया, तो इसलिए यूटी चंडीगढ़ भी कार्व आउट हुआ। तो 4 हिस्से हम मान लेते हैं, एक हिस्सा जो हिमाचल के पास चला गया, एक पूरा हिस्सा जो हरियाणा बन गया, और बाकी जो रह गया वो पंजाब, और यहाँ से चंडीगढ़ अलग हो गया। हालांकि कैपिटल है, जुड़ा हुआ है, बट स्टिल यूटी है, ठीक है। तो ये 1966 1 नवंबर को हुआ, और तब से लेकर अब तक ये ट्रायंगुलर पंजाब जो हमारे पास बचा, ये आज यही बाउंड्रीज जो हैं वो पंजाब की हैं। तो आपने देखा बाउंड्रीज कैसे चेंज हुई, ऋग्वेदा से लेकर 1966 तक इस तरह से पंजाब की बाउंड्री चेंज होते 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 आज का प्रेजेंट पंजाब है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट पंजाब की बात करते हैं, प्रेजेंट स्टेटस की। आज भी पंजाब में 5 डिवीजन हैं, और 5 डिविजन्स को 23 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये संगरूर के साथ में यहाँ पर एक और मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट है, 23वीं डिस्ट्रिक्ट पंजाब की, जो कि इस मैप में नहीं थी। तो देखिए ये 5 डिवीजन है हमारे पास। कलर वाइज देखते हैं हम, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज जलंधर डिवीजन, और ये सबसे बड़ा डिवीजन भी है पंजाब का, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर एंड इधर आपका, हाँ दैट्स इट, ये भी कपूरथला ही है, ठीक है, फगवाड़ा वाला एरिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके पास रही। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जलंधर डिवीजन में आती हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये हरे रंग का, ये रोपड़ डिवीजन है, ठीक है, रोपड़ या रूपनगर डिवीजन, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, रोपड़, एसएस नगर यानी मोहाली, और एसबीएस नगर यानी नवा शहर। तो ये 3 हैं, और ये इसमें 3 आती हैं, लेकिन ये सबसे छोटा है। आती 3 इसमें भी हैं फरीदकोट में, लेकिन ये एरिया वाइज बड़ा है, रोपड़ एरिया वाइज छोटा है। तो सबसे छोटा जो डिवीजन है वो रोपड़ डिवीजन है। फिर ये देखिए पटियाला डिवीजन, दिस ग्रीनिश, ठीक है, तो ब्लूइश, तो पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, बरनाला, संगरूर और मलेरकोटला, ये हो गया पटियाला डिवीजन। सो 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आती हैं। फरीदकोट में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, फरीदकोट, बठिंडा और मानसा, ठीक है जी। देन ये फिरोजपुर डिवीजन है, फिरोजपुर, मोगा, फाजिलका और मुक्तसर, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन आती 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो देखिए इस तरह से ये पूरा पंजाब जो है वो डिवाइडेड है इनटू 5 डिविजन्स, जलंधर डिवीजन, रूपनगर डिवीजन, पटियाला डिवीजन, फरीदकोट डिवीजन और फिरोजपुर डिवीजन, ठीक है जी। या और
वैसे अगर हम वैसे बात करें तो हमने अपने पंजाब को हम अलग तरीके से भी डिवाइड करते हैं। कौन सा? माझा का रीजन, दोआबा, मालवा और पुआध, है ना। अगर हम पुआध भूल भी जाएं थोड़ी देर के लिए तो 3 तो मेन ही हो गए। कौन कौन से? माझा, दोआबा और मालवा, है ना। बट स्टिल हम चारों ही देखते हैं। तो देखिए माझा जो है ना, ये है ऊपर माझा, ये दिस वन, ये माझा है। माझा में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण। ये हो गया माझा, ठीक है। क्या है ना, अभी तो ये पंजाब के कॉर्नर में आ रहा है, ऊपर नॉर्थ में। जब पूरा पंजाब होता था ना तो ये बीच में आता था। माझा मतलब मजला, है ना, मतलब बीच में, मिडिल में आता था, इसलिए इसको माझा बोलते थे। इधर बाकी पंजाब इधर था, आधा पंजाब इधर था, बीच में माझा वाला एरिया। तो ये पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, माझा आता है। फिर देन ये वाला हिस्सा, ये दिस इज दोआब, ठीक है, ये दोआब है। ये कौन कौन से? होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो दोआब में आती हैं, ठीक। और फिर बचता है ये नीचे, ये सारा मालवा है। बट फिर भी हम इसमें से पुआध वाला रीजन निकाल देते हैं। पुआध में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं आपकी। ये आ गई आपकी रोपड़ और फतेहगढ़ और पटियाला, ये वाली, और मोहाली, ये 4 आ गई, ठीक है। ये पुआध वाला रीजन आ गया, रोपड़, मोहाली, फतेहगढ़ और पटियाला, ठीक है। बाकी जो बच गया ना सबसे बड़ा इधर को, ये जो सबसे बड़ा रीजन बच गया ना इधर को, दिस इज मालवा। ये मालवा है सबसे बड़ा। जितना भी देखो, 4 यहाँ आ गई, 4 यहाँ आ गई, 4 यहाँ आ गई, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, 23 हैं। बाकी जो बच गई वो यहाँ पे रह गई, ठीक है। कौन कौन सी? मानसा, संगरूर, मलेरकोटला भी है इधर। तो मानसा, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, फिरोजपुर, श्रीमुख, सिरसाई और फाजिलका। तो ये सब मालवा में आता है, ठीक है। तो इस तरह से मालवा में रहने वाले लोगों को मलवई बोल देते हैं। दोआबा हम यहाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ इधर से ब्यास जाती है और इधर से सतलुज जाती है। तो सतलुज और ब्यास के बीच में दोआबा, दोआब है, 2 पानी के बीच में, 2 दरिया के बीच की भूमि दोआबा, ठीक है। वैसे तो सारे ही दोआब हैं, यहाँ पे भी दोआब है, सतलुज और घग्गर के बीच में, ये भी दोआब है, ब्यास और रावी के बीच में। लेकिन स्टिल इसको दोआबा का रीजन बोलते हैं, इसको माझा, इसको मालवा और इसको पुआध रीजन, ठीक है जी। क्वेश्चन आ सकता है, पुआध रीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, दोआबा में कौन कौन सी आती है, माझा में कौन कौन सी आती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की। पंजाब का लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड क्या दर्शाता है? डिस्टेंस। अगर ये धरती है, धरती का बीचों बीच आपका इक्वेटर हो गया, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और हम नॉर्थ में आते हैं यहाँ ऊपर भारत। तो पंजाब जो है वो 29 डिग्री 30 इंच से लेकर 32 डिग्री 32 इंच नॉर्थ तक जाता है। नॉर्थ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी लोकेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दिखाता है लैटिट्यूड। अब आती है हमारी लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड क्या दिखाता है? ये दिखाता है टाइम। हम कौन से टाइम जोन में आते हैं? तो भारत अगर इस तरह से धरती हो गई तो ये ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ होता है, और हम यहाँ ईस्ट में आते हैं ऊपर, पूरा भारत ही। तो पंजाब का लॉन्गिट्यूड जो है वो है 73 डिग्री 55 इंच से लेकर 76 डिग्री 50 इंच तक, ठीक है। साथ में ईस्ट, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और पंजाब का टोटल एरिया आपको पता है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया है, जो कि भारत का मात्र 1.6% है अप्रॉक्स, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट्स, डिविजन्स बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं कौन सा एरिया कहाँ पर आता है। तो हमने अभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, तो मोटा मोटा हर एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ खासियत है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो मोटा मोटा मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए अमृतसर जो है, अमृतसर का मतलब होता है पूल ऑफ नेक्टर। पूल ऑफ नेक्टर यानी अमृतसर सरोवर है, जो कि गुरु रामदास जी ने शुरुआत की थी उसको खुदाई करने की, और गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कंप्लीट किया। द ओल्ड नेम ऑफ दिस प्लेस वॉज चक रामदास या चक गुरु रामदास, या फिर गुरु रामदासपुर, ये भी बोला जाता था अमृतसर को। और बाद में अमृत सरोवर की वजह से जो है वो नाम पड़ा अमृतसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, गुरदासपुर की बात करते हैं। गुरदासपुर सिटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी 16वीं सेंचुरी में, और यहाँ पर कलानौर नाम का एक जगह है जहाँ पर अकबर की कोरोनेशन हुई है। नाउ व्हाट इज दिस कोरोनेशन? अकबर जो कि मुगल सम्राट था, उसको वो अपने अंकल के साथ यहाँ पर था, इस जगह पर कलानौर में, गुरदासपुर में। और उसको खबर मिली कि उनको खबर मिली वहाँ पर कि अकबर के जो फादर हैं हुमायूं, उनकी मृत्यु हो चुकी है दिल्ली में। और उसके अंकल ने जो है वो बिना डिले किए हुए यहाँ पे कलानौर
जहाँ पर थे ये बैटलफील्ड में, वहीं पे अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। और इस वजह से जो है वो ये बनती है अकबर की कोरोनेशन भूमि। कोरोनेशन होता है राज्याभिषेक। तो क्वेश्चन आता है कि अकबर का कोरोनेशन कहाँ पे हुआ है? पंजाब में, कलानौर में। ठीक है जी। आगे बात करते हैं पठानकोट की। पठानकोट को जो है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से ही निकाला था 2011 में। एंड दिस डिस्ट्रिक्ट इज इन फुट हिल ऑफ शिवालिक, क्योंकि पठानकोट से ऊपर से इधर फिर फॉरेस्ट तो ठीक है, बट साथ में आपके शिवालिक यानी हिमालयस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। हालांकि पठानकोट में भी पहाड़ियाँ हैं काफ़ी, और ये पंजाब की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। फिर बात करते हैं तरन तारण की। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो अमृतसर से निकाली थी 2006 में। आपको पता है कि तरन तारण जो सिटी है उसे गुरु अर्जुन देव जी ने फाउंड किया था। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। होशियारपुर की मिक्स टोपोग्राफी है। मिक्स टोपोग्राफी का मतलब होता है कि एक तरफ पहाड़ भी हैं और प्लेन भी है ना। तो इट इज़ यहाँ पर एक टाउन है महलपुर करके, जिसे कि फ़ुटबॉल की नर्सरी बोला जाता है। जैसे जलंधर का जो संसारपुर है उसे हॉकी की नर्सरी बोला जाता है, तो इसे नर्सरी ऑफ फुटबॉल बोला जाता है। और टांडा और मुर करके एक जगह है विच इज़ नोन फॉर द स्मॉल स्केल फर्नीचर इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि लकड़ी से बनते हैं। आप होशियारपुर जाओगे ना, वैसे ही देखना बहुत सारी सफ़ेदे और पॉपुलर से भरा हुआ मिलेगा एरिया। तो फॉरेस्ट ज़्यादा है, लकड़ी काफ़ी होती है, टिम्बर होता है और फर्नीचर के लिए यूज़ होता है। तो टांडा और मुर खास जो है वो स्मॉल स्केल फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं जलंधर की। जलंधर इज़ अनदर हिस्टोरिक सिटी पंजाब की, हमें पता है। मेजर मीडिया सेंटर एक समय पर देखना आपने सुना होगा अगर कि ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जलंधर स्टेशन बड़ा फेमस हुआ करता था, तो मेजर मीडिया सेंटर भी था एक तरह से। वन ऑफ द सिटी वॉज नोन फॉर द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गुड। जलंधर में काफ़ी सारी स्पोर्ट्स गुड्स बनाई जाती हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें। और यहाँ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, संसारपुर नाम का गांव है यहाँ पे विच इज़ नोन एज द नर्सरी ऑफ हॉकी, क्योंकि यहाँ से हॉकी के काफ़ी ओलंपियंस निकले हैं। फिर बात करते हैं कपूरथला की। कपूरथला इज़ अ फॉर्मर प्रिंसली सिटी, है ना। प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी कपूरथला, जब सारी हमारी ये प्रिंसली स्टेट थी, मिसल्स थी, तो एक मिसल थी कपूरथला भी, है ना। तब तो जानी जाती थी, लेकिन अब जो है वो जे सिटी मिल और पुष्पा गुजराल साइंस सिटी के लिए फेमस है ये। इसने इसको ज़्यादा नई आइडेंटिटी दी है 47 के बाद। फिर आती है शहीद भगत सिंह नगर की बात करते हैं। शहीद भगत सिंह नगर जो कि जिसको हम नवा शहर बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट 1995 में बनी थी। बरनाला वॉज ऑल्सो वंस पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला। पटियाला का हिस्सा हुआ करता था बरनाला। 2006 में ये डिस्ट्रिक्ट बनी है। एंड इट इज़ नोन फॉर मोस्टली थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। मैं कहूँगी सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो बरनाला 2011 के सेंसस से है। अभी क्योंकि रिसेंटली कोई सेंसस हुआ नहीं है। आगे हम सेंसस पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। और मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हैं पढ़ने को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और मुझे सारी की सारी जोग्राफी जो है वो कवर भी करनी है। तो चलिए आगे बात करते हैं बठिंडा की। बठिंडा इज द हार्ट ऑफ मालवा रीजन एंड फाइंड इन रेफरेंस ऑफ राइटिंग इन इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, उसके फाइंडिंग जो है उसमें भी हमें मेंशन मिलता है इसका। ठीक है, बठिंडा का। और फर्स्ट फीमेल मोहम्मदन रूलर जो है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी बताया था। स्लेव डायनेस्टी की एक रूलर थी हमारी रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान जो है वो यहाँ पर आई थी। अब देखो आई क्यों थी, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ आपको। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश होता था। इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो है उसके यहाँ पे पंजाब में एक गवर्नर होता था उसका अल्तुनिया ने पंजाब से रिवोल्ट कर दिया। अल्तुनिया पंजाब का राजा बनना चाहता था। रज़िया सुल्तान दिल्ली से आती है अल्तुनिया को का रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए, और अल्तुनिया जो है वो रज़िया सुल्तान को हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है और जेल में डाल देता है मुबारक किला में बठिंडा में। और रज़िया सुल्तान बड़ी चालाक थी, उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। वो उसका बचपन का दोस्त भी था एक तरह से, वो उसको पहले से ही जानती थी, तो उसने उससे शादी कर ली और दोबारा से क्वीन बन गई। दोनों दिल्ली जा रहे थे कि हम दिल्ली से रूल करते हैं अब टोटल एरिया, लेकिन अननोन लोगों ने, ऐसा कहते हैं कि नोबल्स ने उस समय उनको मरवा दिया था दोनों को।
तो दैट इज़ हाउ रज़िया सुल्तान का अंत हो जाता है। वो पहली और आखिरी मुस्लिम सुल्तान थी इस तरह से। तो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत की खास, तो वो भी कुछ समय जो है बठिंडा रही थी, और अभी काफ़ी बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है बठिंडा में है। आगे बात करते हैं फरीदकोट की। फरीदकोट जो है वो 1972 में डिस्ट्रिक्ट बनाया था, एंड फरीदकोट का जो नाम है वो बाबा शेख फरीद जी के नाम पर पड़ा है। फाजिलका डिस्ट्रिक्ट जो है वो 21वीं डिस्ट्रिक्ट थी पंजाब की, विच लाइज इन कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट। मानसा, ठंडा, फाजिलका, बोर, यहाँ सब जगह जो है वो कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। मिट्टी जो है वो इस तरह की है कि वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है, और यहाँ पर किन्नू भी उगाया जाता है। देखो मिट्टी तो डेजर्ट वाली है, सैंडी है, लेकिन अगर आर्टिफिशियली इरीगेट करें तो यहाँ पर किन्नू, कॉटन, ऑयल सीड्स, ये सब उगाए जा सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज ऑल्सो सिमिलर टू मेडिटेरियन क्लाइमेट। फिरोज़पुर की बात करते हैं। फिरोज़पुर हिस्टोरिकल प्लेस है, और 47 से पहले भी जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। देन कम्स लुधियाना। लुधियाना जो है यहाँ पर लोधी डिनाइस्टी, फिर से दिल्ली सल्तनत की लास्ट वंश जो था वो लोधी वंश था, जिसका फाउंडर बहलोल था, फिर उसका बेटा सिकंदर आया, फिर इब्राहिम लोधी आया। तो लोधियों ने से जो है वो फाउंड किया था, खास सिकंदर लोधी ने जो है वो लुधियाना को फाउंड किया था 1480 में। और लुधियाना जो है इट इज़ फेमस फॉर हॉजरी इंडस्ट्री, एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, PAU है ना। मानसा जो है वो 1992 में जो है डिस्ट्रिक्ट बना था, और इसे बोला जाता है लैंड ऑफ वाइट गोल्ड फॉर कॉटन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉटन इस एरिया में यहाँ पे होती है, तो लैंड ऑफ वाइट गोल्ड बोला जाता है इसे। कॉटन ग्रोइंग रीजन है पंजाब का। मोगा वॉज द 17th डिस्ट्रिक्ट, 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनी थी, एंड टाउन वॉज सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर फॉर क्रिश्चियनिटी आफ्टर लुधियाना। यानी क्रिश्चियनिटी अगर पंजाब में कहीं फ्लरिश हुई तो वो हुई लुधियाना में, और उसके बाद आपके मोगा में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं मुक्तसर की। श्री मुक्तसर साहिब वॉज ऑल्सो फाउंड इन 1995, वाइल इट्स नेम फाइंड हिस्टोरिकल कनेक्शन विद श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो इसका जो कनेक्शन है नाम का वो गुरु गोविंद सिंह जी से है। वो क्या कनेक्शन है? चाली मुक्ता का नाम आपने सुना होगा उनके बारे में। तो 40 लोग थे जो कि गुरु गोविंद सिंह जी को अनंतपुर में हेल्प कर रहे थे, लेकिन छोड़ के चले गए थे। 40 वहाँ पे, मतलब बहुत सारे हेल्प कर रहे थे, उनमें से 40 छोड़ के चले गए थे गुरु को, क्योंकि उनको लगा कि खाना नहीं बचा है, शायद हम मारे जाएंगे, तो इसलिए छोड़ दिया उन्होंने गुरु को। बाद में गुरु के लिए लड़े वो दोबारा, और 40 के 40 शहीद हुए थे गुरु के लिए। तो उनको मुक्ता बोल दिया कि वो मुक्त हो गए अपने जो भी उनके ऊपर भार था गुरु को छोड़ने का। तो 40 मुक्ता के नाम पर जगह का नाम पड़ा मुक्तसर साहिब। ठीक है, चलिए संगरूर, वन कैपिटल ऑफ जींद स्टेट। जींद जो है आज हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन संगरूर वाला जो एरिया है वो पंजाब का हिस्सा है। तो काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि कनेक्टेड है हरियाणा से भी, तो हरियाणा वाली साइड से भी कनेक्टेड है और इधर से भी कनेक्टेड है, पंजाब में तो है ही। ठीक है, फतेहगढ़ साहिब भी हिस्टोरिक है। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे जो कि शहीद हुए थे, जिसमें सबसे छोटे साहिबजादा थे बाबा फतेह सिंह। उनके नाम पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी 1992 में। पटियाला बहुत ही फेमस रहा है, पूरे भारत की ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी पटियाला। बाद में जब इंडिपेंडेंट हुए हम, तो पेप्सू की कैपिटल भी पटियाला ही थी, यानी पेप्सू का जो मेन सेंटर था वो पटियाला ही हुआ करता था। और आज जो है ये एक काइंड ऑफ एजुकेशनल हब भी है पंजाब में, खास फॉर पंजाबी यूनिवर्सिटी। फिर बात करते हैं रोपड़ की। अब देखिए रोपड़ की तो मैं आपको क्या बात बताऊं कि हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिक सिटी है, पुरानी सिटी है, तो मैं तो कहूँगी रोपड़ तो सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया की एक पुरानी सिटी है। कैसे? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर भी रोपड़ जो है वो एक सेंटर हुआ करता था। यहाँ से एक्सकेवेट करके हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिले हैं। तो एक उस तरह से तो ये बहुत पुरानी सिटी है। मैं कह लूँ वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली कुछ सिटीज़ में से एक, सिविलाइजेशंस में से एक रही है रोपड़। लेकिन उस हिसाब से इतनी बड़ी फ्लरिश नहीं हुई जितनी हो सकती थी। तो देखिए रोपड़, रूपनगर जिसको रोपड़ भी कहते हैं, ये 11th रही है, 11th सेंचुरी इनहैबिटेड बोल तो ये रहे हैं। इट वॉज अर्लियर इनहैबिटेड इवन इन 11th सेंचुरी, बट इट वॉज इनहैबिटेड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ सतलुज नदी बहती है, आपने देखा होगा जो लंबा सा ब्रिज आता है बीच में, उसके साथ में वो सतलुज जा रही है नीचे से, और उसके साथ में ही पूरी सिटी बसी हुई है ना। महाराजा रणजीत सिंह के एम्पायर की बाउंड्री भी हुआ करती थी। एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर होता था सतलुज से उस तरफ, और सतलुज से इस तरफ अंग्रेजों का हुआ करता था। साहिबजादा अजीत सिंह नगर,
जो कि जिसको कि हम मोहाली बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनी थी 2006 में। और काफ़ी अच्छा ये फ्लरिश हुआ है एरिया पिछले कुछ सालों में, खास पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं मोहाली में। इन 2021 मलेरकोटला 21 में ही अभी से पीछे मलेरकोटला को 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाया गया पंजाब की, और इसे कार्व आउट किया है संगरूर डिस्ट्रिक्ट में से। तो सिटी और आसपास के एरिया संगरूर डिस्ट्रिक्ट के मिला के बना दिया एक नई डिस्ट्रिक्ट विच इज कॉल्ड मलेरकोटला। तो ये 23वीं और लास्ट बिल्कुल अभी रिसेंट बनी हुई डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की। तो चलिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं। अगेन वापस आते हैं कोर ज्योग्राफी के ऊपर और बात करते हैं पंजाब के मैप की, और फिर हम बात करेंगे पंजाब की नदियों की। ठीक है, अगर हम टोटल पंजाब को देखें तो पंजाब के नॉर्थ में यहाँ जम्मू कश्मीर से बाउंड्री लगती है, और इस तरफ जो है वो हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री लगती है। नीचे साउथ ईस्ट की तरफ को हरियाणा के साथ बाउंड्री लगती है, और टोटल साउथ में जो है वो राजस्थान के साथ बाउंड्री लगती है, और वेस्टर्न साइड में जो है वो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल एरिया है पंजाब का, जो कि इस तरह से बाउंड्री जो है जुड़ी हैं। तो देखिए, एक यूटी हो गई यहाँ पे, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान 3 स्टेट्स हो गई, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया पाकिस्तान के साथ। ठीक है, एक तरफ से। अब बात करते हैं नदियों की, ड्रेनेज, नदियों से पहले प्लेन्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो पंजाब है ना, इसके पीछे तो हिमालयाज हैं यहाँ पर ऊपर, है ना, शिवालिक हैं, मिडल हिमालयज हैं, ग्रेटर हिमालय हैं, फिर झांसकर वाला हिस्सा है, ऊपर लद्दाख रेंज है, इधर कराकोरम रेंज है ऊपर। लेकिन जो पंजाब है ना हमारा, ये सारा टोटल प्लेन एरिया है। तो पहले प्लेन्स की बात करेंगे, फिर रिवर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्लेन्स की बात करते हैं। पंजाब को हम मोटा मोटा 5 दोआब में बांट देते हैं। दोआब फिर बता रही हूँ आपको, दोआब का मतलब 2 और पानी, यानी 2 दरिया के बीच की भूमि। तो ऐसे करते करते 5 दोआब हैं पंजाब में, जो कि डिफरेंट नदियों के बीच में आते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से हैं ये दोआब। नीचे से बात करते हैं यहाँ, बीस्ट दोआब। देखिए, ये सतलुज है और ये ब्यास है। तो सतलुज और ब्यास के बीच में ये जो है ये आपका बीस्ट दोआब है। ठीक है, ब्यास और सतलुज से मिलकर ही बना है नाम बीस्ट। फिर आता है बारी दोआब। बारी यानी ब्यास और रावी से मिलकर बना हुआ नाम है। तो ये ब्यास है, ये रावी है, और ये वाला जो दूसरे नंबर का है ये आपका बारी दोआब है। ठीक है, फिर रावी और इधर ये चिनाब है। तो रावी और चिनाब के बीच में तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है आपका रचना। रावी और चिनाब से नाम बना है रचना। ठीक है, फिर आता है चौथा आपका चज। चज यानी ये चिनाब और झेलम के बीच में ये चौथा। ठीक है, चज। तो ये 4th हो गया। और लास्ट और 5th जिसको हम कह रहे हैं वो है झेलम और इंडस नदी के बीच में ये 5वां दोआब यहाँ पर सिंध सागर जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, बीस्ट, बारी, रचना, चज और सिंध सागर, ये 5 दोआब जो है पंजाब में है। जो आपका सिंध सागर वाला दोआब है ना, ये सबसे कम फर्टाइल एरिया है, सबसे कम। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। छज वाला सिंध सागर से ज़्यादा थोड़ा फर्टाइल है। रचना वाला जो है वो काफ़ी फर्टाइल है। लेकिन जो बारी दोआब है ना, जो माझा वाला एरिया आता है हमारा, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल एरिया। और उसके बाद जो बीस्ट आता है हमारा दोआबा वाला हिस्सा, और इनफैक्ट नीचे मालवा भी आता है ना, ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है। तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा फर्टाइल एरिया भारत के पास है, और लेस फर्टाइल एरिया जो है वो पाकिस्तान वाले पंजाब के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया जो है वो माझा वाला एरिया है, ये याद रखना। और सबसे कम फर्टाइल एरिया जो था वो सिंध सागर था, जो कि पाकिस्तान चला गया है। आगे देखते हैं, मालवा रीजन। मालवा कहाँ आता है आपका? तो अगर ये हमारा टोटल पंजाब का ऐसे मैप है इस तरह से, तो ये सतलुज जाती है यहाँ से, ऐसे सतलुज बहती है, और यहाँ से घग्गर रिवर जाती है आपकी नीचे, जाती कि नहीं जाती है घग्गर रिवर, है ना, ये सतलुज जा रहा है। और उसके भी इधर को टोटल नीचे यमुना जाती है ना। तो ये जो सतलुज और घग्गर के बीच का ये जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं मालवा। हम ये मालवा का एरिया है, और यहाँ के रेजिडेंट्स को मलवई बोल देते हैं। और घग्गर और यमुना के बीच ये जो एरिया है ना, इसको हम बंगर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंगर। ठीक है, जैसे नाम है ऐसे, यहाँ पर ये माझा था, ये दोआबा था, ये मालवा है, ये बंगर है। ठीक है, तो बंगर वाला जो एरिया है ना, ये घग्गर यमुना रिवर के बीच में आता है, और इसको हरियाणा बोलते हैं हम ज़्यादातर।
पॉपुलरली तो ये हरियाणा ही है हमारा, लेकिन वैसे हम इसको बंगर भी बोल देते हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा है ना हमारा बंगर, इसने दुनिया की बहुत महान लड़ाइयाँ देखी हैं हिस्ट्री की। मैं कहूँ कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं हिस्ट्री की इस बंगर रीजन में ही हुई हैं। नहीं हुई हैं? देखो कौन कौन सी लड़ाइयाँ। देखो, महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ कुरुक्षेत्र में, सबसे बड़ा दुनिया का युद्ध यही तो हुआ था। 3 बैटल्स ऑफ पानीपत यहाँ पे हुई, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, दूसरी अकबर और हेमू के बीच में, तीसरी मराठाओं के साथ। फिर 2 बैटल्स ऑफ तराइन जो कि पृथ्वीराज चौहान और घौरी के बीच में हुई थी। पहली में चौहान जीत गया था और दूसरी में घौरी जीत गया था। तो ये सब बैटल जो है वो बंगर वाले रीजन ने देखी है। बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हैं ये दुनिया की, और इन्होंने बहुत चेंज किया है भारत को, मतलब बड़े बड़े चेंजेस आए हैं भारत में इनसे, है ना। चलिए, तो ये तो थे प्लेन्स। अब बात करते हैं रिवर्स की। तो 7 रिवर्स हैं पंजाब की, और उनके नाम ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, पर एंशिएंट नाम लिखे हैं तो एक बार आप देख सकते हो। सिंधु को इंडस भी बोलते हैं हम, झेलम को वितास्ता भी बोलते हैं, चिनाब को अस्किनी बोल देते हैं, रावी को पुरुषनी, ब्यास को विपासा, सतलुज को शतुद्री, और सरस्वती को सरस्वती ही बोलते हैं, ठीक है, या सरस्वती बोल देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पंजाब के प्लेन्स ऑफ पंजाब जो हैं वो इंडस गंगा प्लेन का हिस्सा हैं। ये प्लेन्स एलुवियल सॉइल लेकर आते हैं, बीच बनाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर एलुवियल सॉइल बिछी हुई है। हम डिटेल में सॉइल की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलुवियल सॉइल है पंजाब में, और भी सॉइल है, डेजर्ट भी है, और भी तरह की सॉइल है, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ दीज प्लेन्स 200 से 300 मीटर्स तक जाती है, एंड देयर स्लोप इज टुवर्ड्स वेस्ट। स्लोप वेस्ट की तरफ है, यानी अगर ये हमारा भारत है, ये इधर पंजाब है, तो इसकी स्लोप इस तरफ को है, वेस्टर्न साइड को। इसलिए जितनी भी नदियाँ पंजाब से जाती हैं ना, वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, इंडस, ये सब इस तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। द एरिया नियर बैंक ऑफ रिवर इज कॉल्ड बेट। जो नदियाँ होती हैं ना उनके आसपास, हाँ, तो जो नदियाँ होती हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको बेट कहते हैं हम। क्या कहते हैं? बेट, है ना। और बेट या खद्दर कह देते हैं। बेट वो एरिया होता है जहाँ पर नदियाँ जो है वो पीछे से जो मिट्टी लेकर आती हैं उसको यहाँ डाल देती हैं। बिल्कुल ही किनारों का जो एरिया है इसको बोलते हैं बेट। और यहाँ पर नई सॉइल बिछी होती है, क्योंकि जो भी सॉइल पीछे से आएगी, जैसे ही नदी का फ्लो जो लेवल है वो ऊपर राइज करेगा, सबसे पहले यहीं पे तो मिट्टी जाएगी, तो इनको बेट बोलते हैं। और बेट में ना नई सॉइल होती है, न्यू एलुवियल सॉइल ज़्यादातर जो है वो इस बेट वाले एरिया में होती है। और ये जो एरिया है इसको बेट भी बोलते हैं, इसको खद्दर भी बोल देते हैं, इसको मांद भी बोलते हैं, इसको टिल्ला भी बोलते हैं, चांगर भी बोलते हैं, घार भी बोल देते हैं, और अनंतपुर वाले एरिया में इसको बेला भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये एक ही नाम है, डिफरेंट, एक ही चीज़ का नाम है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज, ठीक है, ओके। हाई एरियाज जो कि दूर दूर वाले, नदियों से दूर वाले हिस्से होते हैं जहाँ पे पुरानी सॉइल होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, वो बंगर वाला हिस्सा होता है, उसको हम बंगर बोल देते हैं, जो दूर होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी, बेट और बंगर। बेट बिल्कुल पास वाला, या खद्दर, खद्दर बिल्कुल नदियों के पास वाला हिस्सा, और बंगर जो थोड़ा दूर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ओके। तो ज्योग्राफिकली प्लेन्स ऑफ पंजाब आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब देखो, एक तो थे 5 दोआब, मैं अब दोआब की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं किसी और तरीके से पंजाब को दिखा रही हूँ आपको, प्लेन्स को। तो देखिए, कुछ फ्लड प्लेन्स हैं, कुछ नाली एरिया हैं, कुछ एलुवियल प्लेन्स हैं, कुछ सैंड ड्यून्स हैं पंजाब में। तो एक तो आते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स जो कि नदियों के बिल्कुल पास वाला हिस्सा है, जिसको हम बेट या खद्दर कह रहे थे अभी, वो वाला हिस्सा जैसे। और ये वाले एरिया कहाँ कहाँ हैं? फिलौर बेट है ना, अनंतपुर बेट, नकोदर बेट, फिरोजपुर बेट, जो नदियों के बिल्कुल साथ में बह रहे हैं वहाँ पे। फिर नाली, एलुवियल प्लेन्स फॉर्म बाय घग्गर एरिया। घग्गर एरिया जो प्लेन्स बनाती हैं उनको नाली बोल देते हैं, क्योंकि इसमें फ्लड्स बहुत आते हैं, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, और बीच में मिट्टी आ जाती है, बहुत फ्लड लेकर आती है पीछे से। घुराम, सनाम, मानसा वाला एरिया जो है वो एग्जाम्पल है इसके। फिर आते हैं एलुवियल प्लेन्स। अप्रॉक्स पंजाब का 25% एरिया में टोटल एलुवियल सॉइल है। एरिया ऑफ बारी एंड बिस्त दोआब, जिसको मैं उपजाऊ भूमि कह रही हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत होती है, वो बहुत खद्दर भंगर सॉइल जो है वो इन एरिया में मिलती है। पुरानी एलुवियल भी मिलती है, नई एलुवियल भी मिलती है। फिर आते हैं सैंड ड्यून्स।
आप पे जो बठिंडा, मानसा, बोहर वाला जो एरिया, फाजिल्का वाला एरिया, नीचे जो राजस्थान के साथ लगता है, वहाँ पे सैंड डून्स बन जाते हैं, टिब्बे भी बन जाते हैं, जिनको कि अब वैसे तो प्लेन कर दिया है, या तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, या तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो उनको बना दिया उनकी वजह जगह पे, डून्स की जगह पे, ठीक है। सो ये इस तरह से जो है वो पंजाब के हैं तो प्लेन्स ही हैं सारे, लेकिन डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि कहाँ फ्लड प्लेन्स ज़्यादा हैं, कहाँ एलुवियल प्लेन्स ज़्यादा हैं, कहाँ सैंड ड्यून्स ज़्यादा हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी प्लेन्स की बात। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज की, पंजाब का ड्रेनेज। सो आफ्टर पार्टीशन ईस्ट पंजाब गॉट 3 रिवर्स, सतलुज, ब्यास एंड रावी, ये तो हमने देख ही लिया। फिर झेलम, चिनाब, इंडस जो है वो उधर चली गई, और बीच में जो है वो छोटी छोटी सीजनल नदियाँ भी पंजाब में हैं। ये तो मेजर नदियाँ हैं, पेरेनियल रिवर, जिनमें सारा साल पानी रहता है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ जैसे कि घग्गर हो गई, काली बेन हो गई, छट्टी बेन हो गई, साकी किरण हो गई, ये छोटी छोटी। आप ये जो मैप है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैप है जो मुझे मिला है। तो देखिए, इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो पंजाब की डाली हुई हैं। आप देखोगे छोटे छोटे नाले और छोटे छोटे चो, वो भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, अपने उससे ही देख सकते हो। देखो, जम्बो वाली चो, और इधर देखो मोगा नाला, सुखर नाला, और यहाँ देखो आदमपुर चो, ब्लैक बेन, ब्यास, चलो वो तो ठीक ही है, कसूर नाला, उदायरा नाला, ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं चो तक दिए हुए हैं इसमें, काफ़ी सारे। कंडी एरिया में देखोगे काफ़ी सारे एरिया दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम क्योंकि रिवर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रावी की बात करते हैं। और रिवर स्टार्ट करने से पहले मैं पानी भी लेती हूँ, क्योंकि अभी तक काफ़ी देर हो गई हमें पढ़ते पढ़ते, राइट। चलिए, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ और फिर हम जो है वो रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, चलिए नदियों की बात करते हैं। हम रिवर्स की बात कर रहे थे, रावी नदी की बात करते हैं। रावी रिवर ओरिजिनेट इन हिमालयस, हिमालय से निकलती है, हिमाचल से निकलती है बेसिकली, और हिमाचल के भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बड़ा भंगाल एरिया है और ये मुल्तान तहसील के अंडर आता है। वहाँ से नदी निकलती है, बड़ा भंगाल ग्लेशियर है यहाँ पर, वहाँ से निकलती है। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिवर, देखो पंजाब में जब ये एंटर करती है तो पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क है, जिससे कि पानी को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है रावी की। और याद रखना, माधोपुर हेडवर्क, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, माधोपुर हेडवर्क जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर दिस रावी रिवर जो है वो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से बहती है और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है और पाकिस्तान चली जाती है। और कक्कड़ विलेज से जो है वो पाकिस्तान चली जाती है और फिर आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है बहावलपुर में, और फिर आगे चिनाब जो है वो इंडस नदी में जाकर मिल जाती है। तो अल्टीमेटली रावी जो है वो इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है। रंजीत सागर डैम, जिसको कि हम थीन डैम भी बोल देते हैं, इसके ऊपर बनाया है। 81 में ये अप्रूव हुआ था, 2001 में ये बनकर पूरा हुआ। 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रंजीत सागर डैम या थीन डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया हुआ है? रावी नदी के ऊपर। ओके, अब ब्यास की बात करते हैं। ब्यास नदी भी हिमाचल से निकलती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, हिमाचल के नियर रोहतांग पास। लेकिन जो मेन सोर्स है वो रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड तालाब है और ब्यास कुंड ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर से कुंड में पानी आता है, ग्लेशियर का भी नाम ब्यास कुंड ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर से कुंड में पानी आता है, फिर आगे जो है वो नदी बनती है रोहतांग के पास, ठीक है।
इट डिबाउचेज इनटू प्लेन एट तलवाड़ा ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में तलवाड़ा है, और तलवाड़ा जो है बिल्कुल बॉर्डर पर आता है हिमाचल और पंजाब के, वहाँ पे से ये प्लेन में आ जाती है। यहीं तलवाड़ा में ही इसके ऊपर डैम बना है, पौंग डैम। तो थीन डैम या हमारा रंजीत सिंह डैम जो है वो रावी के ऊपर है, और पौंग डैम जो है वो ब्यास के ऊपर है। पंजाब आफ्टर फ्लोइंग इन पंजाब 100 किलोमीटर्स बहने के बाद जो है वो सतलुज में जाकर मिलती है हरीके पतन में, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, फिर वहाँ पर जो है, वहाँ से जो है वो आगे सतलुज में अपना पानी गिरा देती है। आगे की नदी का नाम सतलुज है। हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी दो नदियाँ आपस में मिलती हों, जिस नदी में पानी ज़्यादा होता है आगे उसी नदी का नाम चलता है। इधर से ब्यास आती है, यहाँ से सतलुज। सतलुज में पानी ज़्यादा है, आगे की नदी का नाम सतलुज है, हरीके में ब्यास खत्म हो जाती है। ठीक है। हाँ, अगर रिलीजियस ना हो, रिलीजियस अगर कोई सेंटिमेंटल कुछ जुड़ा हुआ हो तो ज़रूर हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है जहाँ मिलती हैं, वहाँ पे अलकनंदा में ज़्यादा पानी है, लेकिन नदी का नाम भागीरथी होता है आगे। ठीक है, तो ये क्योंकि भागीरथी ज़्यादा हिस्टोरिकल, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल जो है वो हमारे लिटरेचर्स में मेंशन है। चलिए, एंड फ्रॉम हियर हरीके पतन से जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर निकलती है, जिसको हम राजस्थान फीडर बोलते हैं। राजस्थान फीडर केनाल निकलती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी कमांड केनाल, विच इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, क्या आप लार्जेस्ट ही बोल सकते हो भारत की। और इसका पानी जो है वो राजस्थान जाता है फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पज़, एज हमें पता है कि राजस्थान में ज़्यादा पानी नहीं मिलता है। तो ये राजस्थान के लिए ये नहर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, राजस्थान फीडर जो है या इंदिरा गांधी कमांड केनाल जो है वो तरन तारण हरीके से निकलती है। ठीक है, फिर आती है सतलुज। सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स वेस्ट ऑफ लेक रकाश ताल या फिर राक्षस ताल। ये राक्षस ताल ना तिब्बत में है। इसको राक्षस ताल या रकाश ताल क्यों बोलते हैं? देखो, मानसरोवर जो है वो एक हमारा धार्मिक स्थान है जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं, और जो मणि महेश है हमारा, जो आपका मानसरोवर है आपका, उसका पानी बड़ा क्रिस्टल क्लियर पानी है, बिल्कुल साफ पानी है। लेकिन उसके पास ही में एक और ताल है जिसको हम राक्षस ताल बोलते हैं, उसका पानी काला है। काला मतलब पोल्यूशन नहीं है उसमें, लेकिन उसका पानी जब नीचे होता है उस ताल में तो काला दिखता है। आप हाथ में उठाओगे तो वो साफ पानी है, लेकिन वो नीचे ब्लैकिश दिखती है वो ताल, इसलिए उसको राक्षस ताल। इसको बोलते हैं होली लेक, इसको बोल देते हैं डेमन्स लेक। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो सतलुज निकलती है, और बहुत ही हिमालय में ये हिमाचल एंटर करती है, और हिमाचल में ये बड़े टफ टेरेन से गुजरती है, डीप खाइयों में से गुजरती है, और फिर आगे जो है वो प्लेन में आती है। तो इट मेक्स गॉर्जेस, मतलब खाइयाँ बनाती है हिमालयस में। एंटर्स इनटू प्लेन भाखड़ा, ये बिलासपुर में एक गांव है भाखड़ा, जिस पे भाखड़ा डैम बना हुआ है। वहाँ के बाद ये पंजाब में एंटर करती है नंगल की तरफ को। सो इट टर्न्स टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम नंगल, और फिर रोपड़ में आती है, फिर आगे जाती है रोपड़, फिर लुधियाना से होती हुई फिर आगे तरन तारण पहुँचती है हरीके में। इट एंटर्स पाकिस्तान एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर फ्रॉम हरीके, मतलब हरीके के बाद ये 60 किलोमीटर तक बहती है, फिर सुलेमान की जगह पे जो है फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। गंगूबाल, भाखड़ा डैम, नाथपा झाकड़ी, नंगल, ये इसके ऊपर मेजर प्रोजेक्ट हैं। सतलुज पे बहुत ही खास प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं हमारे देश में। रोपड़ एंड हरीके हेडवर्क, रोपड़ में भी हेडवर्क है, आपको पता है, जहाँ पे वो बिल्कुल बड़ा सा पुल है, उसके स्टार्टिंग में ही हेडवर्क है वहाँ पे, और हरीके हेडवर्क, ये दो मेन हेडवर्क हैं यहाँ पे। रोपड़ से भी नहर निकलती है, हरीके हेडवर्क से भी नहर निकलती है सतलुज से। ठीक है जी, आगे चलते हैं, घग्गर रिवर की बात करते हैं। बिल्कुल साउथ में है ये पंजाब के। घग्गर इज द रेमिनेंट ऑफ एंशिएंट सरस्वती रिवर। अभी तक हम ये मानते हैं कि जो पुरानी सरस्वती रिवर थी उसका बचा हुआ रूप जो है वो घग्गर है, विच वॉज वंस फ्लोइंग थ्रू पंजाब। हम इसको बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, मानते हैं, श्योरिटी नहीं है ये। ठीक है, ओके, विच वॉज वंस फ्लोइंग थ्रू पंजाब। अब ये बह रही थी सरस्वती पहले पंजाब में, पहले पुरानों में तो मेंशन आता है। घग्गर एक सीजनल रिवर है, हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। जब बरसात आती है पानी बहुत बढ़ जाता है, वरना गर्मियों में पानी सूख भी जाता है इसमें। इट एंटर्स प्लेन एट मुबारकपुर, मणिमाजरा के पास से ये प्लेन्स में एंटर करती है हिमाचल से। आफ्टर पासिंग थ्रू पटियाला, घनौर और हरियाणा, इट एंटर्स राजस्थान एंड डिसअपियर इन डेजर्ट। देखो इसका पानी
जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, इसका पानी कम कम होता होता ये गंगानगर हनुमानगढ़ के पास जब पहुंचती है ना, तो इसका पानी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है और राजस्थान पहुंचता है, वहाँ पे आगे रेगिस्तान है, तो पूरा वो पानी को ख़त्म ही कर लेता है इसके। तो ये एक ऐसी नदी है जो कहीं जाती नहीं है, मतलब किसी और दूसरी नदी में आगे मिलती नहीं है। हमेशा क्या होता है, या तो एक नदी बड़ी नदी में मिल जाती है या फिर नदी जो है वो समुद्र में मिलती है। तो घग्गर एक ऐसी नदी है जो किसी में भी नहीं मिलती, इसका पानी आगे जाकर ख़त्म हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाती है एक तरह से। ठीक है, चलिए फिर अब ये अगर हमने रिवर्स की बात कर दी पंजाब में, तो हम चोज कैसे भूल सकते हैं। चो मतलब टोबे, तालाब, जो कि टाइम टू टाइम बनते हैं फिर सूख जाते हैं। तो ऐसे चोज जो हैं पंजाब में बहुत हैं कंडी एरिया में। ये कंडी एरिया कौन सा है, ये आपका जो हिमालय है ना, शिवालिक, ये आउटर हिमालय है, इसके साथ साथ वाला जो एरिया है पंजाब में, जैसे कि इधर गुरदासपुर हो गया, पठानकोट गुरदासपुर हो गया, या होशियारपुर हो गया, यहाँ पे अनंतपुर रोपड़ वाला एरिया हो गया, ये जो एरियाज है ना यहाँ पे, ये है कंडी एरिया। तो यहाँ पे खासकर अनंतपुर और होशियारपुर में बहुत हैं। ठीक है, आगे इतने भी नहीं है। चलिए, तो कंडी एरिया ऑफ पंजाब इज फुल ऑफ सीजनल स्ट्रीम और चैनल्स कॉल्ड चोज। दीज चोज ओरिजिनेट, कटार धार और सोलह सिंगी धार हैं इधर बिलासपुर में, वहाँ से ज़्यादा ओरिजिनेट होते हैं। अब देखो, जब बरसात होती है ना, तो इनमें फ्लड्स आते हैं, पानी बहुत बढ़ जाता है आसपास के टोबों में, तालाब में, फिर खड्डे बन जाती हैं, नालियाँ बन जाती हैं और आसपास से बहुत पानी आके यहाँ पे डिवास्टेशन होती है। तो गवर्नमेंट ने इनको प्लग कर दिया है, मतलब इनको प्रॉपर चैनल में बना दिया है और इसका पानी इरीगेशन में यूज़ लेकर आ रही है गवर्नमेंट। सो दिस वाटर, their water now collected and used for irrigation and other purposes. Around 93 चो जो है ना, विच आर फ्लोइंग इनटू होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आगे चिट्टी बेन और काली बेन में जाकर खाली होते हैं। 93 चो बहुत ज़्यादा होते हैं। देन बना चो, टोसन चो, बलाचौर चो, गढ़शंकर चो, नरियाला चो, नंगल चो, माले चो, भाववाल चो, and then भंगी चो, दसुआ चो, महिंग्रोवाल चो, गोंदपुर चो आर सम ऑफ द मेजर चोज सिर्फ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। आप खुद सोचो, हाँ मतलब सारे होशियारपुर में नहीं है, नंगल रोपड़ में आ गया आपका, बलाचौर इधर आ गया, गढ़शंकर आ गया। तो देखो ये सब चो हैं, मतलब तालाब टोबे हैं, पर छोटे छोटे नहीं हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द चो, गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड कंडी एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कंडी एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि इनको यूटिलाइज, प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दीज चो, जयंतिया देवी की राव और पटियाला की राव और बुढ़ा नाला, ये अदर सीजनल स्ट्रीम्स हैं जिसमें बरसात में ज़्यादा पानी आता है। तो ये था चोज के बारे में। अब रिवर्स हो गई, चोज हो गए, अब बची नहरें। तो नहरें कैसे भूलेंगे, है ना, नहरें इंपॉर्टेंट पार्ट है पंजाब के वाटर सिस्टम का। तो देखिए नहर, और नहरें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत, जिन एरिया में पानी नहीं पहुंच सकता उन एरिया में पानी पहुंचाया है और इजी बहुत हो गया है इनकी वजह से। लेकिन हाँ, ये डिस्प्यूट का कारण भी बहुत रहती हैं नहरें। तो चलिए, कैनाल सिस्टम ऑफ पंजाब जो है वो काफ़ी अच्छा है। खास ये 10 कैनाल्स मैंने लिखी हैं, उनमें से ये 8 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सरहिंद कैनाल, दोआब के, 20 दोआब कैनाल, बाड़ी दोआब कैनाल, भाखड़ा मेन, फिरोजपुर सरहिंद फीडर, माखू कैनाल, शाहनहर कैनाल, कश्मीर कैनाल, राजस्थान फीडर और बीकानेर कैनाल, ये मेन है। इनमें से ये 8 हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन्हीं पे फोकस करती हूँ। सरहिंद कैनाल जो कि 59 पॉइंट से, मतलब 60 किलोमीटर मोटा मोटा देखें इतनी लेंथ है इसकी, और ये रोपड़ हेडवर्क से निकलती है। ठीक है, और ये 20 दोआब है जो कि 43 किलोमीटर है, ये भी रोपड़ हेडवर्क। आप देखोगे रोपड़ हेडवर्क से पानी निकलता है, आगे जाके जो है वो कैनाल नहरें बढ़ जाती है, एक इधर आ जाती है और एक इधर सीधा चंडीगढ़ वाली साइड को आ जाती है। ठीक है, देन अपर बाड़ी दोआब, माधोपुर हेडवर्क हमने बात की थी रावी नदी के ऊपर। देन सरहिंद फीडर 2 जो है वो हरिक्के से निकलती है। देन ईस्ट कैनाल जो है ये हुसैनी वाला के पास है। एंड देन भाखड़ा मेन लाइन, BML बोलते हैं इसे, ये नंगल बैरेज के पास से निकलती है। शाहनहर ये मुकेरिया से निकलती है, और राजस्थान फीडर आपको बताया ही था जिसको इंदिरा गांधी कैनाल भी बोलते हैं, ये हरिके हेडवर्क से निकलती है जो कि राजस्थान जाती है। तो देखो सब में सबसे बड़ी 149 अप्रॉक्स 150 किलोमीटर वाली राजस्थान फीडर ही है। ठीक है, जो कि राजस्थान को पानी देती है।
फिर आता है पोल्यूशन। अब देखो अगर नदियां हैं तो पोल्यूशन भी है, क्योंकि ये जो हमारी नदियां हैं ना, जब ये सोर्स के पास होती हैं, जब ये हिमाचल से निकलती हैं ग्लेशियर से या कुंड से, तो ये बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है इनका पानी। लेकिन जैसे जैसे ये शहरों से कस्बों से आगे बढ़ती हैं तो इनमें कूड़ा करकट आता जाता है, और जब ये पंजाब के प्लेन्स में पहुँचती हैं ना तो ये काफ़ी पोल्यूटेड होती हैं, क्योंकि ये हिमाचल के शहरों से निकली। फिर जो पंजाब के बड़े बड़े, पंजाब में ज़्यादा बड़े शहर हैं कंपैरेटिवली हिमाचल के, तो यहाँ और भी ज़्यादा पोल्यूट, और इंडस्ट्रियल किसी ऐसे शहर से निकले जहाँ पर इंडस्ट्री भी है, जैसे लुधियाना से, फिर लुधियाना से बाद निकल के जो रिवर बचती है उसमें बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन आपको मिलेगा। सो दीज आर हाईली पोल्यूटेड। पंजाब की मैक्सिमम सब नदियाँ जो है वो पोल्यूटेड हैं। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भाभा एटॉमिक सेंटर, इन्होंने एडमिट किया है कि पंजाब की रिवर जो है, ना सिर्फ रिवर पर हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी जो है वो काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है। सो दीज टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी फूड चेन में एंटर हो रहे हैं और डिजीज़ फैला रहे हैं लाइक कैंसर, राइट। सो वी नीड टू सेव आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमें बचाना पड़ेगा, उनको कम से कम साफ पानी तो दें। वैसे तो फ्यूचर जनरेशन हमारी बेचारी नुकसान में ही है, क्योंकि आजकल आप देख लो, आप दूध की बात कर लो तो गाय भैंसों को हम टीके लगाते हैं हार्मोनल, जिसकी वजह से 20-25 रुपए का एक टीका आ जाता है, जो कि 1 लीटर दूध को बढ़ा देता है। तो क्यों ना जो पालने वाले हैं वो लगा लेते हैं 20-30 रुपए में, क्या है, फ़ायदा ही है उनको। एक लीटर दूध 60-70 रुपए का मिलता है, तो 20 रुपए का टीके लगाने से अगर 1 लीटर दूध और बढ़ रहा है तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। एक दिन का 60 रुपये मिल रहा है, महीने का कितना लगा लो, है ना। सो मिल्क हमारा सेफ़ नहीं है। देन हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट में भी इंजेक्शंस लगते हैं, उनको भी हार्मोनल्स दिए जाते हैं, वो भी सेफ़ नहीं है। फिर हम बात करते हैं अनाज की, तो वहाँ फर्टिलाइजर्स आते हैं, वो भी सेफ़ नहीं है। तो फिर खाएं क्या। और पानी भी हमने कह दिया कि टॉक्सिक है, इवन अंडरग्राउंड पानी भी टॉक्सिक है। तो हमारे पास बचा क्या है जो टॉक्सिक ना हो, सब कुछ ही टॉक्सिक है, ठीक है। तो फिर हम राम भरोसे जी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इससे ज़्यादा वर्क जितना है उतना तो है, उसको हम कंट्रोल करें और आगे जो है वो और ना बढ़ने दें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ना देखे इसके। चलिए, सो वी शुड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर जो है वो हमें करना चाहिए, और ज़रूरत है ये अभी। तो ये था वाटर और रिवर्स और चोज और कैनाल सिस्टम। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन की, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट ही होता है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो पंजाब जो है वो भारत की 16वीं स्टेट है, ठीक है। और पंजाब की जो 16वीं स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद सेंसस अभी तक हुआ नहीं है। और जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी वो कितनी है, 2.7 करोड़, 2,77,43,338 पर्सन्स 2011 के हिसाब से। और यहाँ देखो मैप को, ठीक है, ये मैप में पॉपुलेशन है थाउजेंड्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो जो ब्लू है ना वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है लोगों की, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, यहाँ ज़्यादा है। और जो ये रेड से हैं यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। नवा शहर, फतेहगढ़, बरनाला और फरीदकोट, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो बरनाला में देखो सबसे कम है, 596,000 में है ये, मतलब 5.9 लाख हो गया, अप्रॉक्स मोटा मोटा 6 लाख। और सबसे ज़्यादा देखो लुधियाना में है 34.9, यानी मोटा मोटा 35 लाख। तो बरनाला और लुधियाना है तो पास पास ही, याद भी रहेंगे। सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबसे स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बरनाला, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो एवरेज निकाल देते हैं हम टोटल पॉपुलेशन की। तो देखिए पर यूनिट एरिया ले लेते हैं किलोमीटर स्क्वायर, तो पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग ऑन एन एवरेज रह रहे हैं, वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी पंजाब की ऑन एन एवरेज 551 है पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 551 लोग जो हैं वो रह रहे हैं एवरेज। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ भी देख लो, देखो ब्लू वाले एरिया सबसे ज़्यादा अमृतसर, जलंधर, लुधियाना और मोहाली, यही सबसे ज़्यादा अर्बनाइज एरिया, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा 978 लुधियाना में रह रहे हैं, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में लुधियाना में 978 लोग रह रहे हैं, ठीक है। और देखो सबसे कम मानसा और श्री मुक्तसर साइड, 348 श्री मुक्तसर साइड में रह रहे हैं और 350 जो है वो मानसा में। तो इन दोनों में सबसे कम रह रहे हैं, मुक्तसर साइड में सबसे कम, उससे थोड़े से 2 लोग ज़्यादा हैं मानसा में, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लियर। अब बात करते हैं सेक्स रेशो या जेंडर रेशो की। जेंडर रेशो होती है पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स हैं,
बैलेंस करना है ना हमें, कितनी मेल्स कितने फीमेल्स, तो पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स हैं। पंजाब की जो सेक्स रेशो है वो कोई खास नहीं है, मतलब खास क्या मैं कहूँ अच्छी नहीं है, 2011 के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 895 वन ऑफ द लीस्ट थी पूरे इंडिया में, ठीक है। तो मतलब अगर 1000 मेल्स हैं तो उनके पीछे 895, 900 भी नहीं, 895 मतलब 105 फीमेल्स कम है बैलेंस बनाने के लिए देखा जाए तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो जेंडर रेशो है वो होशियारपुर, जलंधर, नवांशहर और रोपड़ में है, और इनमें भी होशियारपुर में सबसे ज़्यादा है 961, ठीक है। और सबसे कम देखो फिर बठिंडा में, बरनाला में, लुधियाना में और फतेहगढ़ में सबसे कम है। और इन सब में भी अगर मैं सबसे कम निकालूँ ना तो बठिंडा में है वर्स्ट, ठीक। सबसे ज़्यादा होशियारपुर, सबसे कम बठिंडा। होशियारपुर 961, बठिंडा 868 पंजाब की एवरेज से भी काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं माइग्रेंट लेबर की पंजाब में। देखो किसी भी एरिया में जितने ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स होंगे मतलब वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है। ज़्यादा लेबर ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी, तभी आएगी ना लेबर अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ऑब्वियसली। सो टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पंजाब हमें लेबर की ज़रूरत चाहिए। पंजाब में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है बट एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही लेबर चाहिए। वी रिक्वायर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों ही तरह के लेबर। टोटल माइग्रेंट लेबर इन 1981 में सिर्फ 8.7 लाख थे, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 21.3 लाख हो गए, जो कि बड़े हैं। 8.7% है ये टोटल पॉपुलेशन का। 2011 में पंजाब में कितने लेबर थे? लेबर थी 21.3 लाख, 21,30,262, 8.7% ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि बहुत चेंज आया होगा ये पिछले 10-11 सालों में, लेकिन हमारे पास अभी लेटेस्ट डेटा नहीं है। माइग्रेंट कहाँ से आते हैं पंजाब में, जो कि पुअर डिस्ट्रिक्ट्स होती स्टेट्स हैं थोड़ी, या जहाँ पे पुअर ज़्यादा हैं। बिहार हो गया, यूपी, हरियाणा से आते हैं, राजस्थान, एमपी से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर से। काफ़ी चेंज हो गया होगा ये सिनेरियो 2011 से अब तक। इफ़ अ माइग्रेंट लेबरर इज लिविंग इन अ स्टेट फॉर लेस देन 6 मंथ्स, अगर कोई लेबर 6 महीने से कम रह रही है स्टेट में तो उसको काउंट नहीं किया जाता, या वो उससे पहले ही चली जाए स्टेट से तो उसको काउंट नहीं करते लेबरर में, सेंसस में, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट लेबर कहाँ वर्क कर रहे हैं पंजाब में? लुधियाना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वहीं है, अमृतसर, मंडी गोविंदगढ़ में इंडस्ट्री है वहाँ पे, जलंधर में और मोहाली में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबरर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया लेबर का ब्यौरा। अब ये बात ख़त्म नहीं हुई। सो अब बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारी सोसाइटी की हेल्थ का। जैसे माइग्रेंट लेबर से हमें इकोनॉमी का पता चल रहा है, ऐसे लिटरेसी से हमें सोसाइटी का पता चलता है। लिटरेसी रेट इज इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। लिटरेसी रेट का इम्पैक्ट बहुत चीज़ों पे पड़ता है, बहुत, फर्टिलिटी पे, मोर्टैलिटी पे, माइग्रेशन पे। और लिटरेसी जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है, डेफिनेटली बढ़ाती है। हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, वो सब जो है वो लिटरेसी। देखो लिटरेसी और एजुकेशन में भी फ़र्क होता है। एक पर्सन एजुकेटेड होना और एक लिटरेसी होना में बहुत फ़र्क है। लिटरेसी तो हम पता क्या बोल देते हैं, एक बंदा जिसको लिखना और पढ़ना आता है, हु कैन रीड और राइट, वो लिटरेट होता है, पर ज़रूरी नहीं है। एजुकेटेड होना और लिटरेट होना बहुत फ़र्क है। आपको पढ़ना आता है लेकिन आपको वो इम्प्लीमेंट करना नहीं आता ना, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आप अच्छे से बिहेव नहीं करते हो ना, तो आप लिटरेट हो लेकिन एजुकेटेड नहीं हो, है ना, ये हो सकता है। तो चलो इतना डिटेल में नहीं जाते। इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या होता है? 7 साल की उम्र से ऊपर, 7 साल या 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना जानता हो, रीड और राइट करना जानता हो, उसको लिटरेट बोलते हैं। 7 साल से कम का काउंट नहीं करते इफेक्टिव लिटरेसी में। क्रूड लिटरेसी रेट क्या होता है? कोई भी पर्सन जो कि लिखना जानता है, लिटरेट है, डिवाइड करो, नंबर ऑफ पीपल निकालो, लिटरेट पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, हमारे पास क्रूड लिटरेसी रेट आ जाता है। लेकिन इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या होता है? 7 साल का, वो 7 साल और उससे ऊपर का व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, और उसको बोलते हैं लिटरेट, ठीक है जी। चलिए
अब लिटरेसी रेट जो है पंजाब का वो है 75.80। अभी 2011 में तो कोई खास अच्छा नहीं था, ठीक है, मतलब 25% मोटा मोटा लोग अभी भी लिटरेट नहीं थे, जिनको लिखना और पढ़ना भी नहीं आता, अपना नाम लिखना पढ़ना भी नहीं आता। ऐसा नहीं बोलते कि आप लिखने में किताबें लिख दो और पढ़ने में पूरी पूरी किताबें पढ़ दो। आपको कुछ पढ़ना लिखना आता है, कुछ चीज़ें आती हैं, आपको पंजाबी में पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, आप लिटरेट हो, ठीक है। तो देखिए 25% पॉपुलेशन को इतना भी नहीं आता था, तो काफ़ी बड़ा गैप है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ब्लू एरियाज, होशियारपुर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। मैं सीधे ही होशियारपुर पे जाती हूँ, ये है 84.8 नहीं 6 84.6, ठीक है, मतलब मोटा मोटा चलो 84 लगा लेते हैं, अप्रॉक्स 84.5 के आसपास जो है वो होशियारपुर में लिटरेसी रेट है। यहाँ पे 84.6 दिया है, वैसे 84.1 दिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होशियारपुर में। और सबसे कम देखो एक ही डिस्ट्रिक्ट चमक के आ रही है रेड कलर में, है ना, सबसे कम यहीं पे है, लो, वेरी लो जहाँ पर है, दैट इज़ 61.8 मानसा में। लीस्ट, तो लीस्ट लिटरेट मानसा है और मोस्ट लिटरेट जो है वो होशियारपुर है, ठीक है। और पंजाब का लिटरेसी रेट 75.8 2011 के सेंसस के हिसाब से। सो अमंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब कितने अप्रॉक्स 1.7 करोड़ लोग जो हैं वो रूरल में रहते हैं और 1 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो अर्बन में रहते हैं। मतलब 62% जो है वो गांव में रहते हैं, 37.5% जो है वो शहरों में रहते हैं, शहरी इलाकों में। लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में तो अर्बनाइजेशन बहुत हुई है, ये डेटा काफ़ी चेंज हो चुका होगा, ये 2011 का है, पर फिर भी क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा ही 2011 का है तो हम उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। वेयर देयर इज, मोहाली में जो है वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है पिछले 10-11 सालों में, और मोहाली ही सबसे ज़्यादा अर्बनाइज एरिया भी है पंजाब का। 54.8% लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, सिर्फ 38% जो हैं वो रूरल में रहते थे उस समय, ठीक है, अभी ये शायद इंक्रीज हो गया हो। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे कम अर्बनाइज्ड है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 12.7% लोग जो हैं वो अर्बन में रह रहे हैं, बाकी 87% लोग जो हैं वो रूरल में रह रहे हैं। तो मोहाली मोस्ट अर्बनाइज्ड एंड तरन तारण लीस्ट अर्बनाइज्ड, ओके। आगे बात करते हैं सॉइल्स इन पंजाब। तो देखिए फिनिश होने वाला है सॉइल, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेटलैंड्स, बस यही रहती हैं। हाँ, थोड़ी थक गई हूँ मैं अभी, शायद मेरी वॉइस थोड़ी लो हो गई हो, तो मैं थोड़ी एनर्जी लेकर आती हूँ। सॉइल्स की बात करते हैं पंजाब में। पंजाब की मिट्टी सदियों से बहुत अच्छी रही है, पंजाब को बहुत गिफ्ट है ये नेचर की तरफ से, ताकि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर हो पाता है बहुत ही पुराने समय से, और पूरी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है। साउथ वेस्टर्न पंजाब की बात करें हम, जो हम फाजिलका फिरोजपुर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर सिरोज़म ऑयल है। सिरोज़म मतलब डेजर्ट सॉइल है, कैल्केरियस सॉइल है, जिसमें सैंड ज़्यादा होता है। पीएच वैल्यू जो है वो 7.8 से 8.5 है, और यहाँ ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आर्टिफिशियली इरीगेट किया जाए तो यहाँ पे क्या क्या उग सकता है, कॉटन जो कि हम उगाते हैं, सिट्रस फ्रूट जो कि उगाते हैं, ऑयल सीड, वीट, फॉडर क्रॉप्स ये भी यहाँ पे उग सकती हैं। फिर बात करते हैं सॉइल ऑफ सेंट्रल पंजाब। यहाँ पे ज़्यादातर लोम टू क्ले होती है, लोम होती है, लोम भी एलुवियल ही होती है, ठीक है। तो लोम टू क्ले सॉइल होती है, पीएच 7.8 से 8.5 की तरफ जाता है, लेकिन सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, मतलब नमक ज़्यादा, पीएच ज़्यादा होगी, पीएच जो है वो थोड़ी ऐसी होगी, एल्कलिनिटी जो है वो होगी, मतलब बेसिक की तरफ जाएगी थोड़ी सी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड रहते हैं, पानी ज़्यादा आता है, तो उस वजह से जो है वो प्रॉब्लम रहती है सैलिनिटी। न्यूट्रिशन ज़्यादा आएंगे, फ्लड ज़्यादा आएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे पीछे सॉइल में, तो सैलिनिटी की प्रॉब्लम आती है। फिर वो बात करते हैं हम एलुवियल सॉइल की। 25% पंजाब में एलुवियल सॉइल है, खासकर आपके बारी और बीस के एरिया में, और यहाँ पे जम की खेती होती है, काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन होती है, खास वीट और पैडी की, ठीक है। फिर बात करते हैं कंडी एरिया। कंडी एरिया में ऑलरेडी अब आपको पता है कंडी एरिया कौन सा है, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जहाँ पर चोज हैं, लेकिन ये एरिया जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है सॉइल यहाँ की, क्योंकि बार बार फ्लड्स आते हैं चो के, तो इरोड होती है सॉइल, इसलिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये ड्राई होती है, जब चोज में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तब यहाँ पे अच्छी खेती की जा सकती है, अदरवाइज इट्स नॉट दैट गुड फॉर खेती, ठीक है। तो ये है पंजाब की सॉइल, जिसमें एलुवियल भी है, सैंडी डेजर्ट भी है, सिरोज़म जिसको बोलते हैं, लोमी टू क्ले, एंड कंडी सॉइल जो कि थोड़ी ख़राब है, ठीक है जी। क्लाइमेट की बात करते हैं।
पंजाब, देखो पंजाब का क्लाइमेट इज जो इंडिया का क्लाइमेट है ना। अप्रैल से जून में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जून में मैक्सिमम गर्मी पड़ती है, तो समर जो है वो जून में पीक पे जाता है, अप्रैल से शुरू हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जब पीक गर्मी होती है। और रेनी सीजन हमारा जुलाई से सितंबर होता है, जबकि भारत में मानसून आती है। जब भारत में मानसून आती है तो पंजाब में भी मानसून आती है। हालांकि हमारे केरला में जो मानसून है वो तो बहुत ही जल्दी आ जाती है, जून के पहले महीने में ही पहले हफ्ते में ही आ जाती है। लेकिन हमारे जो पंजाब है उसमें जो मानसून पहुंचती है वो जून के लास्ट हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचती है। दो पंजाब फॉल इन लो रेनफॉल एरिया, मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल इज ड्यू टू मानसून पीरियड। तो मानसून में ज़्यादा बारिश होती है। और हाँ, सर्दियों में भी मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो रेन होती है। विंटर दिसंबर टू फेब जम के विंटर होता है, काफ़ी ठंड रहती है, बहुत दिनों तक धूप नज़र नहीं आती। ड्यूरिंग दिस पीरियड टेम्परेचर फॉल 5 डिग्री तक। देखिए रेंज देखिए आप टेम्परेचर की, 5 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। कहाँ 5 डिग्री और कहाँ 50 डिग्री, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है विंटर्स में। एक्सट्रीम लो, और एक्सट्रीम लो मतलब बहुत लो भी नहीं है, नेगेटिव में नहीं जा रहा, बट हाँ काफ़ी लो होता है। 5 और 50 का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इन सर्टेन एरिया पे टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो काफ़ी ठंड जो है वो पड़ती है। और जो हमारी साइबेरियन विंग्स आती हैं वो थोड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, खासकर आउटर एरिया, अमृतसर वाले एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू मोहाली चंडीगढ़ का एरिया। तो इस तरह का क्लाइमेट है, गर्मी भी होती है, विंटर्स भी होती है, मानसून भी आती है। चलिए, और थोड़ा सा मन नहीं करा मेरा, थोड़ा और डिटेल देने का मन कर रहा है, तो चलो दे ही देती हूँ। तो देखो अगर हम बात करें हमारी अर्थ की, तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, और सन जो है वो अर्थ के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल सिर पे आता है मार्च में, है ना। मार्च में आता है और सितंबर में आता है। फिर ऊपर आते आते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आता है जून में, ठीक है। और हम पंजाब यहाँ कहीं है ऊपर, मतलब भारत की बात कर रहे हैं ना कि, अब यहाँ देख लेते हैं, चलो ये इंडिया है हमारा, यहाँ पर पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये इंडिया है यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं ऊपर पंजाब होगा इधर, तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर हैं। तो जून में मैक्सिमम क्लोजेस्ट हमारा जो सन होगा ना वो जून में होगा, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा। सन कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाता है, तो बिल्कुल ओवरहेड कभी भी सन हमारा नहीं आता। फिर उसके बाद जून से वापस जाना शुरू होता है सन नीचे, और सितंबर में फिर वो इक्वेटर पे पहुंच जाता है। फिर वो नीचे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, और वो दिसंबर में यहाँ पहुंचता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो दिसंबर टू जून, जून टू दिसंबर ऐसे सन जो है वो चलता रहता है, ठीक है। और हम ऊपर यहाँ हैं, जब दिसंबर में सन बहुत दूर होता है तो हमारे पास यहाँ ठंड होती है। जब जून में सन यहाँ पहुँच जाता है ऊपर हमारे क्लोज, तो यहाँ पे गर्मी आ जाती है। आई होप समझ गए होंगे, है ना। वैसे तो सन नहीं पहुंच रहा, सन तो एक ही जगह है। अर्थ इस तरह से घूमती है कि सन की पोजीशन चेंज होती है। सन जून में यहाँ कहीं जो है वो नज़दीक होता है, और मतलब यहाँ कहीं नज़दीक होने का मतलब है कि यहाँ पे सीधी किरणें पड़ रही होती हैं, और दिसंबर में यहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं और हमसे काफ़ी दूर है ये, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे विंटर्स होते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया होता है नीचे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी उस समय गर्मियाँ होती हैं। जब हमारे पास यहाँ पर जून में गर्मियाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंड होगी। जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होंगी हमारे पास ठंड होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरे भारत का ही टेम्परेचर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। पंजाब में फॉरेस्ट बहुत कम है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह नहीं है पंजाब में। तो जो सेंचुरीज़ हैं उनकी बात करते हैं। पेपर में आपको डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि कौन सी सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए मोती बाग सेंचुरी पटियाला, गुरदयालपुर, बीर इज़ अ सेंचुरी। सो बीर मोती, ये सारी बीर वाली ना पटियाला में है, एक्सेप्ट बीर एशवान करके। बीर एशवान जो है वो संगरूर में है, बाकी सब जिनके आगे बीर लगता है ना पटियाला में है, बस इतना याद रख लेना, ये इजी हो जाता है करना याद। सो बीर मोती बाग पटियाला, बीर गुरदयाल पटियाला, बीर पुनेरहरी पटियाला, बीर मेहास पटियाला, बीर दोसांझ पटियाला, बीर बत्सों पटियाला, बीर एशवान इज इन संगरूर, ठीक है। हरिके पतन तरन तारण, ये आपको पता है, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तखनी रैमपुर, ये जो ऐसे अटपटे से नाम है ना, ये सब होशियारपुर के हैं। तखनी रैमपुर होशियारपुर, ठीक है। अब बोहर फाजिल का ये पता है। नंगल रोपड़, बहुत ईजी है। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोपड़ में है, और कठलौर कुशलियाँ जो है वो पठानकोट में है,
ठीक है जी। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं पंजाब में। आपने बस इतना याद रखना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है जी, एक सेकेंड। तो चलिए लास्ट रहता है अब हमें डिस्कस करने को, और ये है वेटलैंड्स ऑफ पंजाब। वेटलैंड क्या होता है? वेट मतलब गीला जहाँ पानी हो, लैंड मतलब ज़मीन, ऐसी ज़मीन जहाँ पर पानी होता है उसे वेटलैंड्स बोलते हैं। लेकिन कैसा? ये पानी कैसा भी हो सकता है, चलता हुआ हो सकता है, रुका हुआ हो सकता है, ठीक है, या दोनों हो सकते हैं, कुछ रुका हुआ है कुछ चलता हुआ। ये आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन पानी की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो वो वाला एरिया वेटलैंड में नहीं आता। जहाँ जहाँ मान लो ये एक नदी है, इसके आसपास पानी है यहाँ यहाँ तक, जहाँ 6 मीटर से ज़्यादा है ये वेटलैंड वाला एरिया नहीं, ये वेटलैंड का एरिया जहाँ 6 मीटर से कम पानी है। समझ रहे हो? और खास सिर्फ पानी होना इम्पोर्टेंट नहीं होता, यहाँ इसके आसपास जहाँ पानी रुका हुआ है या चल रहा है या जो भी वेटलैंड है उसमें खास कुछ पौधे और कुछ वहाँ पर वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ यानी फ्लोरा और फौना खास किस्म का होता है। वहाँ पे हर प्लांट पानी में नहीं उग पाता, हर एनिमल पानी के ऐसे बीचों बीच नहीं रह पाता, तो यहाँ पे खास तरह का फ्लोरा और फौना होता है। और यही जो चीज़ है, जो खास तरह का फ्लोरा और फौना है, यही वेटलैंड्स को इम्पॉर्टेंट बनाता है। 1971 में ईरान की एक सिटी है रामसार, वहाँ पर कन्वेंशन हुई कि हम अपनी दुनिया की वेटलैंड्स को कैसे बचाएं। क्योंकि देखो वेटलैंड का एरिया गीली ज़मीन होती है, पानी होता है वहाँ पे, और आदमी को लगता है मेरे काम की नहीं है, ना मैं खेती कर पाऊंगा, ना मैं यहाँ रह पाऊंगा, ना घर बना पाऊंगा, मेरे किस काम की है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होते हैं और हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए हमें इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इनके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, ये पानी को फिल्टर करती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सबसे बड़ी बात, ये फूड चेन को कंप्लीट करती है हमारे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हम इनको साइड लाइन नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। पंजाब में 6 वेटलैंड्स हैं और ये रामसार वेटलैंड्स हैं। अच्छा हाँ, मैं बता रही थी कि ईरान में कन्वेंशन हुई और हमने बात की कि हम पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को, जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको बचाएंगे, और जो पूरी दुनिया की वेटलैंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको नाम दिया वो रामसार वेटलैंड का। तो अगर मैं कहूँ कोई रामसार वेटलैंड है, दैट मीन्स दैट वेटलैंड इज़ इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट और इंटरनेशनल बॉडीज़ की उसके ऊपर नज़र होगी। ठीक है, तो पंजाब में से 6 वेटलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनल वेटलैंड का दर्जा मिला है। ये है हरीके वेटलैंड जो कि तरन तारण, अब देखो हरीके तो तरन तारण में है, लेकिन जो वेटलैंड है वो आसपास भी फैली हुई है। तो तरन तारण, फिरोजपुर, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, इनमें फैली हुई है हरीके वेटलैंड। 41 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और ये मैन मेड है। अब आप कहोगे मैन मेड कैसे है? हरीके तो नेचुरल है। बिल्कुल, हरीके नेचुरल है, लेकिन उसके आसपास का जो पानी का एरिया था वहाँ पे जो फ्लोरा और फौना इंट्रोड्यूस किया है और उसको जो देख रेख करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो ह्यूमंस है। तो ये हमारी इंटरवेंशन से वेटलैंड जो है वो फ्लरिश हुई है, इसलिए इसको मैन मेड कहते हैं। तो पंजाब में एक को छोड़ के सब मैन मेड ही हैं। ठीक है, कंजली वेटलैंड कपूरथला में 1.8 किलोमीटर स्क्वायर मैन मेड। रोपड़ वेटलैंड रोपड़ में 13 किलोमीटर अप्रॉक्स मैन मेड। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व 64 किलोमीटर्स मैन मेड। ठीक है, और ब्यास बहुत बड़ी नदी है और उसके आसपास का हिस्सा जो वेटलैंड का है वो इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, तरन तारण और फिरोजपुर में। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये गुरदासपुर में है और 34 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला, और ये इकलौती ऐसी वेटलैंड है जो कि नेचुरल है पंजाब में। और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सबसे छोटी वेटलैंड है पंजाब की, वो रोपड़ में है, ये भी मैन मेड है। तो देखिए, सबसे बड़ी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, सबसे छोटी नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इकलौती नेचुरल केशवपुर मियानी कम्युनिटी है गुरदासपुर में, बाकी सब जो है वो मैन मेड है। दैट इज़ इट। मैं भी थक चुकी हूँ, बहुत लंबी वीडियो थी, कंप्लीट मैंने ज्योग्राफी आपको देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू सो मच। और आपको नेक्स्ट कौन सी मैराथन चाहिए, कौन सी ऐसी कंप्लीट वीडियो चाहिए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक, जो भी आप सजेशन दोगे वो सभी मैराथन्स और कंप्लीट वीडियोस में लेकर आऊँगी।
थैंक यू सो मच।